कभी कभी जिंदगी एक पल में बदल जाती है। एक पल में स्कूल की हंसी मजाक, दोस्तियां सब खत्म और बस रह जाता है डर और जिंदा रहने की कोशिश। मेरा नाम आर्यन है। कुछ दिन पहले तक मैं एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट था। क्लास, क्रिकेट और शायद अनन्या। वो मुस्कुराती थी तो लगता था कि दुनिया रुक गई हो। लेकिन उस दिन सब रुक ही गया। टीवी पर खबर आई, एक नया वायरस फैला है, लोग पागल हो रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये हमारी हकीकत बन जाएगा। कुछ घंटों में ही हमारा शहर मौत के साए में बदल गया। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, और जो बच नहीं पाए वो संक्रमित बन गए। मैं स्कूल की इमारत में फंस गया था, अनन्या के साथ। बाहर हर ओर अंधेरा, चीखें और वो चीजें जो इंसान नहीं थीं अब। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। कहने को बहुत कुछ था, पर वक्त नहीं। बस एक डर था और एक उम्मीद की शायद कोई चमत्कार हो। फिर वो हुआ जो हमें हमेशा याद रहेगा। सीढ़ियों पर भागते भागते एक संक्रमित ने हम पर हमला किया। उसके दांत मेरे पैर में धंस गए और अनन्या के हाथ में भी घाव हो गया। हम दोनों गिर पड़े। आर्यन, अब सब खत्म है न? वो फुसफुसाई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया मजबूती से। हम दोनों को पता था कि अगले कुछ घंटों में हम भी उन्हीं में बदल जाएंगे। पर फिर कुछ अजीब हुआ। कई घंटे बीत गए, पर कुछ नहीं बदला। हम दोनों अब भी वही थे। कोई जलन नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई पागलपन नहीं। ये कैसे हो सकता है? अनन्या बोली। मैंने अपने घाव की तरफ देखा, जहां काटा गया था। वो जख्म अब धीरे धीरे भर रहा था, मानो किसी ने जादू कर दिया हो। अगले दिन जब एक और संक्रमित ने हम पर हमला किया, मैंने उसे धक्का देने के लिए हाथ उठाया और मेरे हाथ से तेज नीली रोशनी निकली। वो संक्रमित पीछे फेंका गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे धक्का मारा हो। हम दोनों कुछ देर तक बस उसे देखते रहे, शौक में, डर में और एक नए सवाल के साथ। आर्यन, ये तुम्हारे अंदर क्या है? मुझे नहीं पता, मैंने कहा। पर शायद यही वजह है कि हम जिंदा हैं। उस रात हमने फैसला किया, अब डरना नहीं है। अगर मेरे अंदर कोई शक्ति है तो उसका इस्तेमाल मैं करूंगा। बचने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को बचाने के लिए। वो वायरस जिसने दुनिया को बर्बाद कर दिया, शायद उसी ने हमें किसी मकसद के लिए चुना है। अब हमारी कहानी बस जिंदा रहने की नहीं थी, बल्कि नई दुनिया बनाने की थी, जहां डर नहीं, उम्मीद हो, जहां इंसानियत फिर से जन्म ले। मुझे अपने हाई स्कूल से हमेशा नफरत रही है, लेकिन आज जितनी नफरत हो रही है उतनी पहले कभी नहीं हुई। भागो, जल्दी भागो यार। वो आवाज शायद मोहित की थी, या शायद जय की। अब पहचानना मुश्किल है, क्योंकि डर इंसान की शक्ल मिटा देता है। हम सब बस शिकार बन चुके हैं, अपने ही स्कूल की दीवारों में, जहां अब हर कदम मौत की आहट देता है। मेरे जूतों की चरमराहट गलियारे की चमकदार फर्श पर गूंज रही है। फेफड़े जल रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, लेकिन डर हमें रुके नहीं देता। पीछे से भागते कदमों की आवाज, जैसे मौत खुद हमारे पीछे दौड़ रही हो। मैंने पीछे झांकने की गलती कर दी। हे भगवान, वो हमारे पीछे हैं। वो जो कभी इंसान थे, शायद हमारे टीचर, शायद कुछ दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स।
अब उनकी आंखों में बस एक ही चीज है, भूख, खाली, ठंडी और मर चुके इंसान की तरह, जैसे अंदर कुछ बचा ही नहीं। नहीं, नहीं, मैं यहां नहीं मर सकता, मैं बड़बड़ाया, अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए। इतने घटिया स्कूल में नहीं। कभी सोचता था काश इस जगह वापस न आना पड़े। अब लग रहा है शायद यहीं हमेशा के लिए रह जाऊंगा। हम साइंस विंग की तरफ मुड़े। सांसें अब टूटने लगी थीं। पहले 12 थे, अब शायद 8 ही बचे हैं। बचाओ, कोई तो बचाओ। वो चीख पीछे से आई, स्नेहा की थी। वो जो हमेशा क्लास में सबसे पहले जवाब देती थी। हर सवाल का सही उत्तर, हर बार आत्मविश्वास से भरी हुई। फिर वो आवाज आई, मांस के फटने की आवाज, गहरी, चिपचिपी, इंसानी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भागते रहो, मैंने चिल्लाया। मत रुकना, मत मुड़कर देखना। अब 5 बचे हैं। बाकी सबके कदमों की जगह अब वही डरावनी आवाजें आ गई हैं। काटने, नोचने, चबाने की आवाजें। सिर्फ 20 मिनट पहले हम कैफेटेरिया में लंच कर रहे थे। मैं खिड़की के पास बैठा अपना सैंडविच खा रहा था और सामने अनन्या अपनी दोस्तों के साथ हंस रही थी। वो जब हंसती थी तो उसका चेहरा जैसे रोशनी में नहा जाता था। मैं सोच रहा था शायद आज बात करूं, इतिहास वाले प्रोजेक्ट के बहाने ही सही। और अब वही अनन्या मेरे साथ जान बचाने के लिए भाग रही है। नहीं, ये मुझसे दूर रहो। 2 और आवाजें कट गईं। अब हम 3 बचे हैं। मेरे पैर अब पत्थर जैसे हो गए हैं। लेकिन आगे मुझे दिखा, रूम 127, पुराना स्टोरेज रूम। मेरा छिपने का ठिकाना। कई बार लंच ब्रेक में मैं वहीं बैठता था, सन्नाटे में, अकेला, दुनिया से कटकर। वही जगह आज मेरी आखिरी उम्मीद बन गई। मैंने कांपते हाथों से जेब से चाबी निकाली। वो चाबी जो मैंने महीनों पहले मिस्टर शर्मा की डेस्क से चुरा ली थी। बस खुल जा, खुल जा, प्लीज। मैंने चाबी घुमाई और तभी पीछे से चीख सुनाई दी। केशव गिर पड़ा था। अगले पल बस मांस फटने की आवाजें। मत देखो अनन्या, मैंने कहा। बस भागो। दरवाजा खुल गया। हम अंदर घुसे और जोर से बंद कर दिया। धड़ाम। बाहर से कोई दरवाजे पर टकराया। फिर दोबारा। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। वो जानते थे हम अंदर हैं, लेकिन दरवाजा मजबूत था। कुछ देर बाद वो आवाजें धीरे धीरे दूर चली गईं। शायद किसी और को ढूंढ लिया उन्होंने। मैं ठंडी फर्श पर गिर पड़ा। सांसें अब बस हांफने जैसी थीं। अनन्या सामने दीवार के पास बैठी थी। उसका चेहरा लाल, आंखें आंसुओं से भरी हुई। काफी देर तक हम बस चुप रहे, सिर्फ अपनी सांसें सुनते हुए। कहीं दूर से अभी भी किसी की चीख आती थी। तुम ठीक हो? मैंने पूछा। बेवकूफी भरा सवाल था। कौन ठीक हो सकता है ऐसी हालत में? अनन्या बस रो पड़ी। उसने धीरे धीरे अपनी बाजू ऊपर की और मैंने देखा उसकी कलाई पर काटने का निशान। मेरी सांस रुक गई। त्वचा के नीचे नीला काला रंग फैल चुका था। मुझे याद आया मिसेज मेहता। सिर्फ 1 घंटे में वो इंसान से जानवर बन गई थी। मैं झटके से खड़ा हो गया। अनन्या सिसकते हुए बोली, सॉरी। उसकी आवाज टूटी हुई थी। वो अब वही लड़की नहीं थी जो पूरे स्कूल की स्टार थी। लेकिन अचानक मेरे पैर में तेज दर्द उठा और जब मैंने देखा, मेरे पिंडली पर भी वही निशान था।
मुझे भी काटा गया था। डर से मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या? मैंने थकी हुई हंसी हंसी। हम जितना भागे सब बेकार था। मैंने पैर से दरवाजे पर जोरदार ठोकर मारी। धड़ाम। सब कुछ बेकार। अनन्या डर गई। मैंने सिर पकड़ लिया। माफ करना, मैं बस थक गया हूं। कुछ देर चुप्पी रही। क्या सब मर गए? उसने पूछा। मैंने धीरे से कहा, शायद। क्योंकि जवाब देने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। ये सब क्यों हो रहा है? वो सिसकते हुए बोली। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सुबह सब सामान्य था। अब पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। तुम्हारे पास फोन है? मैंने पूछा। उसने जेब से निकाला। स्क्रीन टूटी हुई थी। मैंने अपना पहले ही खो दिया था। अब किसी को कॉल नहीं कर सकते थे। ना माँ को, ना किसी और को। वो चुपचाप जमीन पर बैठ गई। अब हमारे पास कितना समय है? शायद 1 घंटे से भी कम, मैंने कहा। मिसेज मेहता को इतना ही लगा था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं आर्यन हूं। अनन्या, उसने कहा, जैसे परिचय दे रही हो। मुझे पता है, मैंने धीमे से जवाब दिया। अब बस सन्नाटा था। दूर कहीं अलार्म बज रहा था और स्कूल के गलियारों में मौत घूम रही थी। मैंने सोचा, कितनी बातें बाकी रह जाएंगी, कितनी चीजें जो कभी कह नहीं पाए। और तभी मैंने उसकी तरफ देखा। अनन्या। वो मेरी ओर देखी, आंखों में आंसू और हल्की सी मुस्कान। आर्यन, उसने कहा धीमी आवाज में, अगर हमारे पास बस ये आखिरी पल हैं, तो मैं चाहती हूं इन्हें डर में नहीं, किसी एहसास में जीऊं। मैंने उसकी तरफ देखा। वो अब डर में नहीं थी, बस शांति में थी। हम दोनों जानते थे कि ये अंत है। और उस एक पल में हमने सारी दीवारें गिरा दीं। डर, शर्म, सब कुछ। उसने मेरा हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में 1000 बातें थीं। मौत से पहले जिंदगी को महसूस करने की कोशिश। बाहर अभी भी मौत घूम रही थी। लेकिन उस छोटे से कमरे में कुछ देर के लिए वक्त रुक गया था। जागृति, दी अवेकनिंग। अंधकार चारों तरफ फैला हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मेरी आंखें खुली हैं या बंद, सब कुछ उसी अंधेरी, अनंत काल्पनिक शून्यता में मौजूद था जो हर दिशा में फैल रही थी। तुम उन्हें बचा सकते हो, आर्यन। मैं घूमकर उसकी आवाज का स्रोत ढूंढने लगा, लेकिन सिर्फ और अंधकार ही मिला। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और हर कोशिश में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है वहां? मैंने चिल्लाया। मेरी आवाज इस शून्यता में अनोखे ढंग से गूंज रही थी। कहाँ हो तुम? तुम अपनी शक्ति से उन्हें बचा सकते हो। ये शब्द हर जगह से आ रहे थे, ऊपर, नीचे, चारों ओर। मेरी हड्डियों में गूंज रहे थे। इस अजीब सी उपस्थिति से मेरी त्वचा कांप रही थी। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने हड़बड़ी में कहा। किसे बचाना? कौन सी शक्ति? अंधकार में एक पल का सन्नाटा छा गया। मैं अपनी खुद की हामफती सांसें और धड़कते दिल की आवाज सुन सकता था, लेकिन और कुछ नहीं। अंधकार जीवंत लगता था, जैसे किसी विशाल प्राणी के अंदर सांस ले रहा हो। फिर वही आवाज वापस आई, अब धीमी और गंभीर। तुम्हारी शक्ति ही मानवता का भविष्य है। क्या मतलब है इसका? मैंने चिल्लाया, हांफते हुए। मैं समझ नहीं पा रहा। कृपया बताओ। और जैसे ही शब्द मेरे होठों से निकले,
अंधकार धीरे धीरे गायब होने लगा। आवाज भी फीकी पड़ गई और साथ में यह अजीब सपना पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। आर्यन, एमिली की आवाज आई। उसने मेरी कंधों पर हल्का दबाव डाला, मुझे सचेत किया। मेरी आंखें खुलीं और मैंने उसकी चिंता भरी, सुंदर आंखों का सामना किया। हे भगवान, आर्यन, उसने सांस लिया और मैं देख सकता था कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हम अभी भी जीवित हैं। हम अभी भी इंसान हैं। मैंने अपनी जांघ पर काटे गए निशान की ओर देखा। कुछ ही घंटों पहले जो गहरी और खून भरी चोट थी, अब सिर्फ हल्की गुलाबी सी चोट रह गई थी। यह कुछ सप्ताह पहले जैसी लग रही थी, न कि कुछ घंटों पहले हुई। एमिली, मैंने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो वादा करना कि तुम मुझे पागल नहीं समझोगी और किसी को नहीं बताओगी। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में चिंता थी। क्या है? तुम मुझे डराते हो। मैंने गहरी सांस ली। मैं जब बेहोश था तो मुझे एक सपना आया। एक आवाज थी, उसने कहा कि मैं अपनी शक्ति से लोगों को बचा सकता हूं। एमिली ने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली। फिर उसने धीरे से कहा, क्या इसलिए? मैं ठीक हूं। क्योंकि तुमने। मैंने उसकी बाजू पर हल्की चोट दिखाई, जैसे मेरे निशान की तरह, अब पूरी तरह ठीक। वो आवाज कह रही थी, शक्ति, मैंने कहा। कुछ खास है इसमें। एमिली के गाल लाल हो गए, लेकिन उसने मेरी आंखों में देखा। क्या तुम्हें लगता है कि यह सच में हुआ? कि तुम्हारी शक्ति ने मुझे ठीक कर दिया? मैंने सिर हिलाया। हमें मरना चाहिए था, लेकिन हम अभी भी जीवित हैं। कुछ असाधारण हुआ है। उसने मेरी हाथों में हाथ डाला। अगर यह सच है, उसने कहा, तो इसका इस्तेमाल करना ही सही है। बहुत लोग मरने वाले हैं अगर हम इसे नहीं समझ पाए। मैंने धीरे से कहा, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ अलग हूं। तभी मेरी बाईं हाथ में तेज दर्द हुआ, जैसे बिजली गिर गई हो। मैं दर्द से चिल्लाया और झुका। ठीक हो? एमिली ने पूछा, डरते हुए। लेकिन मैं जवाब नहीं दे सका। मेरे हाथ में रहस्यमय रूप से काली रेखाएं उभरने लगीं। वे खुद ब खुद बन रही थीं, सटीक, जटिल और जलन जैसी महसूस होती थीं। एमिली ने देखा और चौंकते हुए अपना मुंह ढक लिया। धड़कता दर्द धीरे धीरे कम हुआ और अब मेरे हाथ पर एक काली घड़ी की आकृति, आरग्लास टैटू, उभर चुकी थी। एमिली पास आई, डर और आश्चर्य से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। तुम क्या हो, आर्यन, उसने फुसफुसाया। मैं भी चौंक गया। मुझे नहीं पता, एमिली। यह सब सपना लगता है, फिर भी वास्तविक। घड़ी की आकृति अब हल्की चमक रही थी। उसके बगल में अंक उभर आए, एक उल्टी गिनती। 8, 7, 6। मैं स्तब्ध रह गया। दिल जोर से धड़क रहा था। एमिली, तुम मजाक कर रही हो ना? शक्ति का प्रकटीकरण, पावर रिवील्ड। 10 सेकंड। मैं समय को 10 सेकंड के लिए रोक सकता हूं। यह शब्द मेरे होठों से फिसल गए। मैंने एमिली का चेहरा गौर से देखा, यह देखने के लिए कि वह क्या सोच रही थी, जैसे हमारे बीच की खामोशी एक तने हुए तार की तरह खिंची हुई हो। उसकी हरी आंखें, जो आमतौर पर बहुत अभिव्यक्तिशील थीं, अब पूरी तरह खाली लग रही थीं। वह मेरी ओर बिना पलक झपकाए देख रही थी, उसके होंठ हल्के खुले हुए, जैसे बोलने ही वाली हो, लेकिन शब्द कहीं गायब हो गए। क्या तुम सोचती हो कि मैं किसी राक्षस की तरह हूं? यह सवाल अपने आप फूट पड़ा। मेरी आवाज हल्की सी टूट रही थी।
मैं अपने उलझे बालों में हाथ फेरते हुए महसूस कर रहा था कि पिछले घंटों या शायद दिनों में कितनी गंदगी और थकान जमा हो गई है। हाँ, मुझे पता है, अजीब है कि मुझे ये अजीब शक्ति इसी समय मिली जब ये महामारी हम पर टूटी। समय का यह मेल बहुत संयोगपूर्ण, बहुत संदिग्ध लगा। क्या संभावना थी कि दुनिया के खत्म होने के समय मेरे अंदर कोई अलौकिक शक्ति जाग उठे? कभी कभी मुझे लगता, क्या मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ, या इस सरे डर और भय ने मेरे दिमाग के किसी हिस्से को तोड़ दिया है? नहीं नहीं, माफ करना। एमिली की आवाज तेजी से निकली। उसने अपना सिर जोर से हिलाया, उसकी पोनीटेल हवा में झूल गई। उसके गाल गुलाबी हो गए और उसने हाथ अपनी गोदी में दबा लिए। मैं बस थोड़ा अभिभूत हूं। यह आर्यन, यह अविश्वसनीय है। वह अपने हाथों की ओर देखती रही, फिर मेरी ओर, और मैं देख सकता था कि वह समझने की कोशिश कर रही थी कि मैंने क्या बताया। हाँ, वही। मैंने हांफते हुए कहा। मेरी कंधों की कुछ कसावट कम हुई। कम से कम उसने मुझे पूरी तरह पागल नहीं समझा। लेकिन इसका मतलब है कि हमारे पास इस जगह से निकलने का मौका है, एमिली। हम अब यहाँ फंसे नहीं हैं। घंटों बाद पहली बार मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे उम्मीद कहा जा सकता है। हम इस स्टोरेज रूम में जैसे सदियों से फंसे हुए थे। यह सोच कि हम वास्तव में बाहर निकल सकते हैं, लगभग सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। एमिली ने आगे झुकते हुए अपनी भौहें तानी। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होंगे, है ना? मतलब इतनी ताकत बिना कीमत के नहीं आती। मैंने अपना बायां हाथ उठाया। हाँ, देखो। यह पहले जैसा काला और गहरा नहीं है। घड़ी के टैटू की रेखाएं, जो पहले गहरे काले रंग की थीं, अब फीकी और ग्रे लग रही थीं। सैंड घड़ी के अंदर की रेत धीमे धीमे हल्की चमक रही थी, जैसे दमकते अंगारे की आखिरी किरण। हम दोनों चुपचाप उसे देखते रहे। मैंने अपने मन में सेकंड गिने, 48, 59, 60। बदलाव धीरे धीरे हुआ, फिर तेजी से, जब ग्रे रंग गहरा होने लगा और रेखाएं स्पष्ट होने लगीं। अंत में टैटू अपने मूल काले रंग में लौट आया। 10 मिनट, मैंने समय नोट करते हुए कहा। 10 मिनट का कूलडाउन है, फिर मैं इसे फिर से इस्तेमाल कर सकता हूँ। एमिली की आंखें चमक उठीं और वह फर्श पर मेरे पास घुसी। क्या तुम मुझे भी इसमें शामिल कर सकते हो? मतलब, क्या मैं भी फ्रीज हो जाऊंगी या? हाथ दो, मैंने कहा, अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं जब वे मेरे हाथ से छुईं, और मैं महसूस कर सकता था हल्का कंपन, सर्दी की वजह से या डर से, मैं तय नहीं कर सका। अपने दूसरे हाथ से मैंने पास के एक बॉक्स से गिरी लाल पेन उठाई। इसे देखो, मैंने कहा, पेन को हमारे सिर के ऊपर ऊंचा उठाते हुए। मैंने उसे छोड़ते हुए अपनी अंगुली घड़ी टैटू पर रखी। उस परिचित एहसास ने मुझ में भर दिया, जैसे दुनिया अचानक सांस रोक ले। रंग और ध्वनि गायब हो गए, और पेन हवा में अटका रह गया, मानो अदृश्य एम्बर में फंसा हो। दिमाग में उल्टी गिनती शुरू हुई, 10, 9, 8। एमिली का सिर धीरे धीरे एक तरफ दूसरी तरफ हुआ, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। पेन हवा में स्थिर रहा, हर भौतिक नियम को चुनौती देता। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। अद्भुत, उसने फुसफुसाया। 7, 6, 5। धूल के कण हवा में स्थिर थे, फ्लोरोसेंट लाइट के धब्बे में फंसे। यहां तक कि हल्की रोशनी भी थम गई। सब कुछ असाधारण रूप से स्थिर। 4, 3, 2, 1। वास्तविकता लौट आई और पेन जमीन पर गिरा। बाहर से संक्रमितों की डरावनी आवाजें फिर से गूंजने लगीं। एमिली चौंकी और मेरा हाथ छोड़ दिया। जब तक मैं तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से को छू रहा हूं,
तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो, मैंने समझाया। लेकिन तभी सिर में तेज दर्द हुआ। मैंने हथेली माथे पर दबाई और आंखें बंद कर लीं। तो क्या ठीक हो, आर्यन? एमिली ने पूछा। यह मेरी सहन शक्ति लेता है, मैंने दांत पीसते हुए कहा। जैसे तेज दौड़ लगाना। लेकिन ठीक हो जाऊंगा। मैंने आंखें खोली और उसे भरोसा दिलाने वाली मुस्कान दी। अब हमें योजना बनानी है कि इस जगह से कैसे बचें। मैंने खुद को खड़ा किया, पैर हल्के अस्थिर थे, और छत के पास लगे छोटे खिड़की की ओर बढ़ा। धातु की मेज पर चढ़कर और कार्डबोर्ड के ढेर पर कदम रखते हुए मैं खिड़की तक पहुंचा। कांच मैला और टूटा हुआ था, लेकिन मैं बाहर देख सकता था। नीचे का यार्ड संक्रमितों से भरा हुआ था। उनकी चाल झटकेदार और असामान्य थी, कुछ तेज और आक्रामक, कुछ धीमे और लड़खड़ाते। मैंने कम से कम 20 को गिना, और पता था कि और भी हैं। सबसे बुरा यह था कि मैं कुछ पहचान पा रहा था। मिसेस पैटरसन, मेरी एपी हिस्ट्री की शिक्षक, जो हमेशा मददगार रहती थीं, अब अर्धखून और फटी ड्रेस में घूम रही थीं। और चक मॉरिसन, फुटबॉल टीम का स्टार खिलाड़ी, अब आधा चेहरा खत्म और खींचती हुई टांग के साथ। या तो हम यहाँ खिड़की से निकलें, मैंने कहा, नीचे की ओर इशारा करते हुए, या इस दरवाजे से, मैं स्टोरेज रूम के बाहर की ओर इशारा किया। एमिली ने अपने आप को गले लगाया और कांपती रही। तुम क्या सोचते हो? उसने पूछा, दांत के कांपते हुए। बाहर पूरी तरह से संक्रमितों से भरा है, मैंने कहा। मैं सिर्फ 10 सेकंड के लिए समय रोक सकता हूं, और फिर 10 मिनट का कूलडाउन है। अगर हम घेरे में आ गए। एमिली का चेहरा फीका पड़ गया, और उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। और अंदर? उसने पूछा। कॉरिडोर शायद सुरक्षित हैं। लंबा रास्ता है, लेकिन नियंत्रण ज्यादा होगा। हम कमरे से कमरे जाकर जांच कर सकते हैं। और हमें इस बिल्डिंग की जानकारी है, कहां आपातकालीन निकासी हैं, कहां आपूर्ति मिल सकती है। ठीक है, एमिली ने कहा, उसकी आवाज कमजोर लेकिन सहमत। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। पास रहो, और जो कुछ भी हो, मेरा हाथ मत छोड़ना। उसने सिर हिलाया। दरवाजा धीरे खोला। तभी हमें आवाज सुनाई दी। ग्रारा। संक्रमित की गहरी, भयंकर गरज। वह बहुत करीब था। मेरे खून में जम गया। मैंने हाथ टैटू पर रखा, बिना सोचे। भागो, मैंने एमिली को चिल्लाया और टैटू सक्रिय किया। स्कूलमेट्स को ढूंढना। वो तुषार था, मैंने कहा। ठीक तुषार, मैंने जल्दी से सिया के मुंह पर हाथ रखा, उस नाम को रोकते हुए जो उसके होठों से निकलने वाला था। उसकी घुटी हुई आवाज रुक गई, मेरी आंखें उसकी आंखों से मिल गईं, शांत रहने का एक मूक निवेदन। हाँ, वही तुषार है, और मैंने उसे जीवित देखा, मैंने धीरे से कहा, जब मैंने उसका मुंह छोड़ते हुए उसे यह जानकारी पचाने का समय दिया। वो जीवित है। सिया की आवाज कांप रही थी, उसके होठों में अविश्वास और भावनाओं का मिश्रण था। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जैसे मेरे शब्दों की सच्चाई उसके अंदर उतर रही हो। हमें उसके पास जाना चाहिए, मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा। सिया तुरंत सिर हिलाकर सहमति जताई, उसकी इच्छा दृढ़ हो गई क्योंकि तुषार के साथ फिर मिलने की संभावना ने उसे हिम्मत दी। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि वह अपने बॉयफ्रेंड से तुरंत मिलना चाहती थी। इसी कारण मैंने शुरुआत में ही यह ऑफर दिया था। अगर मैं अकेला होता, तो शायद मैं अलग रास्ता चुनता, शायद कोई कार ढूंढकर यहां से चला जाता। लेकिन सिया मेरे साथ थी, और उसकी सुरक्षा और खुशी मायने रखती थी। वह तुषार के साथ अधिक सुरक्षित महसूस करेगी, और वह उसे उसके माता पिता के पास ले जा सकता था, जो उसे वह सुरक्षा और आराम देगा जिसकी उसे बेहद जरूरत थी।
अब जब हमारा निर्णय तय हो गया, चुनौती यह थी कि हम जिम्नेजियम में कैसे प्रवेश करें। अगर तुषार समझदार है तो उसने प्रवेश द्वार को सुरक्षित किया होगा और पिछली दरवाजे ही हमारा एकमात्र रास्ता होंगे। सौभाग्य से संक्रमित जिम के आसपास नहीं थे। वे थोड़ी दूरी पर थे, इमारत के सामने बेकार घूम रहे थे। हमारी योजना सरल थी, हमें कार से उतरना था, सीधे जिम के पीछे दौड़ना था और तुषार को आवाज देकर हमें अंदर बुलाना था। लेकिन इसमें एक मुश्किल थी। मेरा टाइम स्टॉप करने का कौशल केवल 10 सेकंड तक टिकता था और यह समय सिया और मुझे पूरी दूरी तय करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैंने एक पल रुककर सामने की पैसेंजर सीट के सामने की स्टोरेज बॉक्स में हाथ डाला। वहां कुछ उपयोगी होना चाहिए था। मेरी आश्चर्यचकित उंगलियों ने पुराने मॉडल का एक फोन पकड़ लिया। यह पुराने जमाने की चीज थी, लेकिन शायद यही हमारी भागने की कुंजी थी। क्या यह काम करता है? सिया ने आशा भरी आवाज में पूछा। हम इससे किसी को कॉल नहीं कर सकते, इसमें कोई सिम कार्ड नहीं है, मैंने जवाब दिया। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे लगता है मेरे पास आइडिया है, सिया। वहीं रुको, मैंने कहा। उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना मैंने समय रोक दिया और दुनिया ठहर गई। मैं जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला, फोन की वॉल्यूम को अधिकतम कर दिया। एक म्यूजिक ट्रैक प्ले करके मैंने फोन को पास के घास के छोटे पैच की ओर फेंक दिया। फोन एक हल्की आवाज के साथ गिरा और संगीत फ्रीज किए गए सन्नाटे में तेज आवाज में बजने लगा। कार में लौटकर मैंने समय फिर से चालू किया और दुनिया फिर से जीवित हो गई। फोन का संगीत हवा में गूंजने लगा, संक्रमित उसकी ओर मुड़ गए। उनके शरीर झटकेदार और अनियंत्रित हिले और वे फोन की ओर बढ़ने लगे। यह एक हार्ड रॉक गाना था, इसके तेज और आक्रामक बीट्स ने संक्रमितों का ध्यान पूरी तरह खींच लिया। सिया जल्दी से समझ गई कि मैंने क्या किया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। धीरे धीरे हमारे आसपास के क्षेत्र खाली होने लगे क्योंकि संक्रमित फोन की ओर इकट्ठा हो गए, उनका ध्यान केवल जोरदार संगीत पर था। कुछ मिनट बाद मैंने सावधानीपूर्वक सिया की खिड़की से बाहर झांका, किसी भी खतरे के लिए क्षेत्र स्कैन किया। जब मुझे यकीन हुआ कि रास्ता साफ है तो मैंने उसे सिर हिलाकर संकेत दिया। अब मैंने फुसफुसाया। सिया ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकली, ध्यान न खींचने के लिए झुककर चली। मैं उसके पीछे धीरे धीरे चलता रहा, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। संक्रमित कई मीटर दूर थे, उनका ध्यान फोन पर था। उन्होंने हमें नहीं देखा, उनकी इंद्रियां जोरदार संगीत से ओवरवेल्म हो गई थीं। हम अदृश्य थे, शैडोज में सरकते हुए। भागो, मैंने सिया से फुसफुसाया। वह झिझकती नहीं, सीधे दौड़ पड़ी और मैं उसके पीछे भागा। हमारे कदम जमीन पर पड़ते गए, जिम्नेजियम हर क्षण करीब आता गया। कुछ सेकंड बाद हम जिम के पीछे पहुंचे और सौभाग्य से आसपास कोई संक्रमित नहीं था। मैं वहां खड़ा होकर सिया की छाती की ऊंच नीच देखता रहा, वह सांस पकड़ने की कोशिश कर रही थी। यहाँ रुको, मैंने फुसफुसाया, उसके कंधे पर हल्का हाथ रखते हुए। मैं चेक करता हूं कि सुरक्षित है या नहीं। वह कमजोर हिलाते हुए सिर हिलाई, दीवार के खिलाफ नीचे बैठ गई। मैं दरवाजे के पास सावधानीपूर्वक गया, दिल तेजी से धड़क रहा था। हाथ उठाकर मैंने बड़े दरवाजे पर हल्की टोप टॉप की। 3 हल्के टैप, फिर एक विराम। मैंने कान ठंडे धातु पर रखा, अंदर कोई आवाज सुनने की कोशिश की। तुषार, मैंने फुसफुसाया। तुषार, मैं हूं, आरव। सन्नाटा। मैंने कुछ सेकंड इंतजार किया, फिर थोड़ी तेज आवाज में फिर कहा, तुषार। मेरे शब्द गले में रुक गए जब मैंने देखा कि दरवाजे और फ्रेम के बीच से कुछ आंखें दिखी।
ये तुषार की परिचित नीली आंखें नहीं थीं, लेकिन ये आंखें जीवित किसी की थीं। आंखें उसी क्षण गायब हो गईं और मैंने फर्नीचर हिलने की आवाज सुनी। भारी ऑब्जेक्ट्स जमीन पर घिसट रहे थे। कुर्सियां, शायद डेस्क, वे खुद को अंदर से बैरिकेड कर चुके थे। स्मार्ट मूव था, सच में। मैं भी ऐसा ही करता। दरवाजा आखिरकार धीरे धीरे खुला और केवल तुषार नहीं बल्कि कुछ छात्रों का समूह दिखाई दिया। सभी वही स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए जो सिया और मैं पहने थे। कुछ चेहरे परिचित थे, कुछ अनजान। लेकिन उन्हें जीवित देखना, उनके साफ सुथरे यूनिफॉर्म और व्यवस्थित व्यवस्था देखना मुझे उम्मीद से भर गया। तुषार वहां था, थोड़ी पीछे खड़ा, एक लंबा और ब्रॉड शोल्डर्ड छात्र जो मैं फुटबॉल टीम में पहचानता था। तुषार के आम तौर पर नीट बाल अस्तव्यस्त थे और आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन वह जीवित था। वह मेरा चेहरा देखते हुए कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन में था, भौहें सिकुड़ी हुई। तुम हो? तुषार ने आंखें छोटी करके कहा, सिर झुकाकर। मैं देख सकता था कि वह मेरी पहचान याद करने की कोशिश कर रहा है। सच्ची? हम पिछले साल एक ही क्लास में थे। हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन हाँ। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि सिया की उपस्थिति मेरे बगल में महसूस हुई। तुषार? उसकी आवाज धीमी, लगभग हाफती हुई थी। तुषार की एक्सप्रेशन तुरंत बदल गई। उसकी आंखें खुली, मुंह हल्का खुला, और बिना चेतावनी के वह अन्य छात्रों को पार कर उसे गले लगाने दौड़ा। सिया, उसकी आवाज में राहत और खुशी साफ थी जब उसने उसे कसकर गले लगाया। मैं वहां ऑकवर्डली खड़ा रहा, जैसे एक इंट्रूडर उस व्यक्तिगत पल में। जिस तरह से उसने उसे पकड़ा, उसकी आंखों की चमक से स्पष्ट था कि उनके बीच इतिहास है। बाहर ऐसे मत रुको, जैसे बैठे बत्तखें। जिसने दरवाजा खोला था वह चिल्लाया। अंदर जाओ, इससे पहले कि वे वापस आए। वह सही था। डोरवे में खड़ा रहना मूर्खता थी। मैंने जल्दी से सिर हिलाया और अंदर कदम रखा, सिया मेरे पीछे। तुषार ने अभी भी उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने कमरे में देखा और मैं दंग रह गया। जिम्नेजियम पूरी तरह सर्वाइवल बनकर में बदल गया था। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा चौंका गया वह लोग थे। कम से कम 20 छात्र यहाँ थे, शायद ज्यादा। कुछ फर्श पर बैठे कार्ड खेल रहे थे, कुछ सप्लाइज छांट रहे थे और कुछ ऊपर की खिड़कियों से वॉच कर रहे थे। वे थके हुए, स्ट्रेस्ड थे, लेकिन जीवित थे। बाहर जो हो रहा था उसके मुकाबले कहीं ज्यादा अलाय। रुको एक मिनट, कमरे के पार से एक गहरी आवाज आई। एक सीनियर, भूरे बाल और लाइनबैकर जैसी बिल्ड वाला खड़ा हुआ। उसकी आंखें तेज थीं और मुझे उसका नजरिया पसंद नहीं आया। हम आराम से बैठने से पहले हमें उन्हें चेक करना होगा। हे वरुण बेवकूफ, तुषार ने इरिटेशन में कहा। क्या वे तुम्हें बाहर की चीजों जैसी लगते हैं? एक बार दिमाग लगाओ। सीनियर, वरुण ने हाथ सीने पर क्रॉस किया और मुस्कुराया, लेकिन दोस्ताना नहीं। शायद उन्हें काटा गया हो। तुषार, क्या तुम यह रिस्क लेना चाहते हो? क्या तुम सबको खतरे में डालना चाहते हो क्योंकि तुम सिर की बजाय किसी और चीज से सोच रहे हो? ग्रुप में सरसराहट हुई। कुछ सहमति में सिर हिलाए, कुछ अनकंफर्टेबल दिखे। डर उनकी आंखों में साफ था। ठीक है, मैंने हाथ उठाकर कहा। समझ गया। सावधान रहना जरूरी है। हमें चेक करो। वरुण की मुस्कान चौड़ी हुई और उसने सीधे सिया की ओर देखा। सुंदर लड़की से शुरू करते हैं। कमरे का तापमान 10 डिग्री गिर गया। तुषार आगे बढ़ा, हाथ मुट्ठियों में। हाथ हटाओ वरुण। शांत रहो, वरुण ने कहा, हाथ ऊपर रखते हुए। मैं खुद हाथ नहीं लगाऊंगा।
हे प्रिया, उसने पास की लड़की को बुलाया जिसके छोटे काले बाल थे। आओ और चेक करो। प्रिया ने आदेश को पसंद नहीं किया, लेकिन वह उठी। आओ, उसने सिया से कहा, वहां चलते हैं ताकि तुम्हें प्राइवेसी मिले। सिया ने अनिश्चित होकर तुषार की ओर देखा और उसने रियश्योरिंग नोट दिया। ठीक है, वे सिर्फ सावधान हैं। लेकिन सिया ने मुझे भी देखा, जिससे तुषार ने मुझे देखा और मैंने नजरें चुराईं। सिया जब प्रिया के साथ गई, मुझे अपने कंधे पर हाथ महसूस हुआ। जिसने दरवाजा खोला था वह मीडियम हाइट सैंडी हेयर वाला मेरी आस्तीन चढ़ाने लगा बिना पूछे। माफ करना, उसने कहा, लेकिन हमने बहुत लोग खो दिए। सावधान रहना जरूरी है। मैं विरोध करना चाहता था, लेकिन समझ गया। डर लोगों को चीजें करने पर मजबूर करता है जो वे नॉर्मली नहीं करते। उसने मेरे हाथों और फिर गर्दन और कंधों को चेक किया। उसके हाथ रफ थे, कैलस्ड, और उसकी कैजुअल शैली में भी स्ट्रेस स्वेट की गंध थी। कुछ देर बाद सिया प्रिया के साथ वापस आई। वह क्लीन है, प्रिया ने बताया। कोई कांटा नहीं, कोई खरोंच नहीं। हाथ चेक करने वाला पीछे हट गया। वह भी ठीक है, उसने कहा और फिर मुस्कुराया। तभी मैंने देखा कि उसके हाथ में क्या था और मेरा खून ठंडा हो गया। सिया की वाइट पैंटीज, वही जो मैंने पहले उसके साथ इंटीमेट होने से पहले उठाई थी, वही जो मैंने अपनी जेब में डाली थी। शिट 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 शिट। कमरा डेड साइलेंट हो गया। हर कोई अब मेरी ओर और पैंटीज की ओर देख रहा था। क्योंकि सिया और मैं साथ आए थे, इम्प्लीकेशंस समझना मुश्किल नहीं था। मैंने तुषार के चेहरे पर इमोशंस की सीरीज देखी, कंफ्यूजन, रियलाइजेशन, फिर हॉरर और बिट्रे। सिया फ्रोजन थी, चेहरा लाल, मुंह खुला और बंद, बिना आवाज के। ये प्रिया की हैं, मैंने चिल्लाया। उसका हाथ झटका और पैंटीज वापस ले ली। हाथ मत लगाओ। प्रिया, वरुण की आईब्रोज उठीं। कौन सी प्रिया की बात कर रहे हो? उसने तुरंत समझ लिया। उसकी आंखें खुलीं और फिर उसने जोर से हंसी। रुको, क्या सच में तुमने उस होर प्रिया खन्ना के साथ? ओह भगवान, ये मजेदार है। कमरा हंसी और फुसफुसाहट में बर्बाद हो गया। प्रिया खन्ना की रेपुटेशन पहले से थी। यदि उन्हें लगा कि पैंटीज उसकी हैं, तो मेरी रेपुटेशन खराब हो सकती थी, लेकिन कम से कम सिया सुरक्षित थी। मैंने पैंटीज वापस जेब में डाली और ग्रुप से दूर चला गया। चेहरा एम्बैरेसमेंट और गुस्से से जल रहा था। पीछे मैंने तुषार की लंबी राहत भरी सांस सुनी और एक झलक में सिया की एक्सप्रेशन देखी, जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। सिया से विदाई। जैसे ही मैं एक शांत कोना ढूंढकर बैठा, हंसी और ताने की आवाजें अभी भी मेरे चारों ओर गूंज रही थीं, जैसे हाइनास का एक कोरस। मैं उन्हें अपनी आंख के कोने से देख सकता था। कुछ मेरी ओर उंगली उठा रहे थे, कुछ अश्लील इशारे कर रहे थे, और सब मेरी कीमत पर अपनी मस्ती ले रहे थे। क्या विश्वास कर सकते हो कि वह लूजर सच में प्रिया खन्ना को पकड़ लिया? किसी ने फुसफुसाया, इतनी आवाज में कि मैं सुन सका। मेरा मतलब है, वह किसी के साथ सो जाएगी, लेकिन फिर भी। एक और जुड़ गया, फिर और हंसी। मैं अपना चेहरा सामान्य रखा, दीवार के एक दरार को ऐसे घूर रहा जैसे यह सबसे फैसिनेटिंग चीज हो। पर अंदर मैं खुद पर लग रहा था। क्यों मैंने प्रिया का नाम लिया? स्कूल की सारी लड़कियों में से क्यों वही? मैं लिटरली किसी और का नाम ले सकता था, जैसे केमिस्ट्री क्लास की जेनिफर, या लाइब्रेरी की वो शांत लड़की, या पूरी तरह फिक्शनल कोई नाम बना सकता था। लेकिन नहीं, पैनिक में प्रिया खन्ना ही दिमाग में आई। शायद इसलिए कि वह इतनी इनफेमस थी कि हर कोई बिना सवाल किए मान लेगा।
प्रिया की रेपुटेशन उसके 3 कॉरिडोर्स पहले ही पहुंच जाती थी। वो लड़की जिसकी चर्चा लॉकर रूम्स में फुसफुसाकर होती और लंच में विस्पर्स में होती। खूबसूरत थी, हाँ, लेकिन उसके अफेक्शंस में भी जेनरोसिटी के लिए जानी जाती थी। मैं हंसना चाहता था। यही लोग मान सकते थे कि मैं प्रिया खन्ना के साथ हुकअप कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सिया के साथ देखने का विचार उनके दिमाग में कभी नहीं आया। शायद यही कारण था कि उन्होंने इतनी आसानी से प्रिया वाली कहानी को सच मान लिया। उनके दिमाग में मैं वह लड़का था जो स्कूल्स की सबसे आसानी से मिलने वाली लड़की के पीछे दौड़ेगा, न कि वह जो एमिली जैसी लड़की को जीत सके, स्कूल की प्रिंसेस। हंसी जारी रही, लेकिन अब मुझे इसमें एक फोर्स्ड क्वालिटी दिखी, लगभग आर्टिफिशियल, जैसे वे हंसी ढूंढने के लिए जोर कर रहे हों। शायद यह उनके लिए डिस्ट्रैक्शन था। शायद मुझे मॉक करना उनके लिए कोपिंग मैकेनिज्म था, इस सच्चाई से कि लिटरल मॉन्स्टर्स बाहर घूम रहे थे और उनकी नॉर्मल जिंदगी कुछ घंटों में बिखर गई थी। मैंने उन्हें उनका पल दे दिया। अगर मेरी ह्यूमिलिएशन उन्हें कुछ मिनट की नॉर्मलसी दे सकती थी तो ठीक था। अगले कई घंटों तक मैं अपने कोने में सोशल परायह की तरह रहा। कोई पास नहीं आया, कोई कॉन्वर्सेशन में शामिल करने की कोशिश नहीं की। मैंने देखा कि वरुण कोर ग्रुप को इकट्ठा कर रहा था, तुषार, सिया, प्रिया, मनव और कुछ अन्य जिन्हें मैं अलग अलग क्लासेस से पहचानता था। वे खिड़कियों के पास हकर रहे थे, धीरे बोल रहे थे, कभी बैरिकेडेड डोर की ओर इशारा कर रहे थे, कभी हैंड ड्रॉन मैप की ओर। वे कुछ प्लान कर रहे थे, शायद एस्केप राउट। लेकिन स्पष्ट था कि वे मुझे। सिया बार बार मेरी ओर देख रही थी, उसकी आंखें साइलेंटली कह रही थीं, इधर आओ। हर बार हमारी आंखें मिलती, वह हल्का सिर झुकाकर ग्रुप की ओर इशारा करती, उसकी आईब्रोज कह रही थी, आओ यहाँ, लेकिन मैं नजरें चुरा लेता, किसी और चीज पर ध्यान देता। मैं उनके प्लान का हिस्सा बनने वाला नहीं था। मेरा अपना एजेंडा था। बैठे बैठे मैं खुद को अनदेखा करने की प्रिटेंडिंग करता रहा, लेकिन मेरी नजरें बार बार सिया पर जा रही थीं। वह तुषार के पास बैठी थी, पहले की तुलना में और करीब। उसका हाथ उसके कंधे पर प्रोटेक्टिव और पोजेसिव जेस्चर में था, और वह उसकी गर्माहट में अनकॉन्शियसली लीन कर रही थी। उनके इस दृश्य ने मेरे सीने में टाइट नॉट बना दिया। क्या यह जेलसी थी? मुझे पहले भी ऐसा लगा था जब मैं उन्हें हॉलवेज में देखता था, लेकिन यह अलग था। शार्पर, पर्सनल। मैं महीनों से सिया पर क्रश कर रहा था। वह सब कुछ थी जो मैं नहीं था, कॉन्फिडेंट, पॉपुलर, एफर्टलेसली ब्यूटीफुल। कमरे को रोशनी देने का तरीका सिर्फ प्रवेश से। उसका स्माइल जैसे तूफान के बाद सूरज। मैंने अनगिनत बार कल्पना की थी कि मैं उसके पास बैठा हूं, वह मुझे वैसे देखे जैसे तुषार को देखती है। लेकिन अब उसके साथ जो हुआ, उसके बाद जो इंटीमेसी हमने साझा की तुषार के साथ, उसे देखकर ऐसा लगा जैसे गट में चाकू घुस रहा हो। शायद अगर मैं पहले बोल पाता या तुषार से पहले मूव करता, कुछ अलग होता। शायद अगर मैं सेल्फिश होता जब जिम में तुषार को देखा। हम अभी तक बाहर होते, सिर्फ हम दोनों, और मैं दिखा पाता कि मैं वही हूं जिसकी उसे जरूरत है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्राइसिस के बीच परफेक्ट अपॉर्चुनिटी पर भी मैंने वही किया जो सही लगा। मैंने उसे तुषार तक पहुंचाया क्योंकि यही उसकी खुशी थी, क्योंकि मैं उसे इतना प्यार करता था कि खुश रहना चाहिए, चाहे वह मेरे साथ न हो। भगवान, मैं कितना इडियट हूं। मैंने सिर हिलाया, इन थॉट्स को दूर करने की कोशिश की। यह सेल्फ पिटी का समय नहीं था। बड़ी चीजें थीं, सर्वाइवल। पता लगाना कि माँ जीवित है या नहीं। ग्रुप मीटिंग घंटे भर चली। मैंने देखा वरुण एनिमेटेड जेस्चर्स में बात कर रहा, वॉइस राइज फॉल कर रही थी, जबकि तुषार अकेजनली ऐड कर रहा था।
सिया सुन रही थी, पर शायद कहीं और सोच रही थी। अंततः जैसे ही शैडोज लंबी हुई और बाहर की लाइट फेड होने लगी, हर टूट गया। अब मेरी मूव करने की बारी थी। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, पैरों में स्टिफनेस, और वरुण के पास गया। मुझसे बात करनी है, मैंने कहा। वरुण ने मैप से नजर उठाई, आईब्रोज उठीं। ओह देखो कौन फाइनली अलाइव वर्ल्ड में आया। क्या हुआ लवर बॉय? कुछ लोग हंसे, पर मैंने इग्नोर किया। मैं जा रहा हूं। रूम शांत। कॉन्वर्सेशंस बीच में रुक गईं। सभी आंखें हम पर। सिया भी स्टार्टर्ड। तुम जा रहे हो? वरुण ने रिपीट किया। जाने मतलब? स्कूल छोड़ने? अपना दिमाग। मुझे माँ देखनी है, मैंने मौकरी इग्नोर किया। शायद वह अपार्टमेंट में है, मुझे पता लगाना है। मैंने फोन यूज करने का सोचा, लेकिन सभी सेल टावर्स डाउन थे। लोकल या कुछ बड़ा, शायद पूरा न्यूयॉर्क, शायद पूरा कंट्री, कोई नहीं जानता। वरुण मुस्कराया। और बाहर उन मॉन्स्टर्स के बीच तुम माँ तक कैसे पहुंचोगे? डेथ विश है क्या? वह पास आया, हाइट एडवांटेज यूज कर मुझे लूम किया। पहले ये टैक्टिक्स वर्क करते। मैं बैक हट जाता, एक्सक्यूज देता और अपने कोने में लौट जाता। पर अब कुछ बदल गया था। शायद हॉलवे में मॉन्स्टर्स देखने के बाद, एड्रेनालाइन के चलते, या शायद आफ्टर अवेकनिंग हाई स्कूल बुली अब डरावना नहीं लगता। मैं सावधान रहूंगा, मैंने बिना ब्लिंक किए कहा। शैडोज में रहूंगा, कार ढूंढूंगा, अपार्टमेंट पहुंचूंगा। अब तक सरवाइव किया हूं, नहीं? वरुण ने कुछ पल देखा, एक्सप्रेशन मॉकरी से रिलक्टेंट रिस्पेक्ट में शिफ्ट हुआ। फिर हंसा और मानव को देखा, जो डोर के पास लीनिंग था। मानव, उसको बाहर निकालो। अगर वह खाने जाना चाहता है, कौन रोक सकता है? मानव स्मार्ट किया, डोर क्लियर करने लगा। मैं उसके पीछे गया। रुको आरव। सिया की आवाज ने मुझे रोक दिया। मैंने मुड़ा, देखा वह खड़ी थी, तुषार पीछे, कॉन्फ्यूज्ड। मैंने आशा भरी नजरों से सोचा कि शायद वह कहेगी, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूं, पर उसने बस मेरे गले लगाकर टाइट एम्ब्रेस दिया। अचानक जेस्चर ने मुझे चौंका दिया, और तुषार भी शॉक में। सिया, मेरा शरीर स्टिफ। सबकी निगाहें हम पर। सिया ध्यान नहीं देती, सिंसियर एक्सप्रेशन। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, उसकी आवाज जेन्युइन ग्रैटिट्यूड से भरी। सच में धन्यवाद। तुषार ने राहत की सांस ली, बाकी लोग अपने काम पर लौट गए। मैं मॉडेस्टली श्रग किया, थोड़ी अनकंफर्टेबल। कुछ नहीं, मैंने सॉफ्टली कहा। बस किसी को मत बताना। मैंने सटली आर्म पर टैट टू टच किया, जो टाइम स्टॉप करने की एबिलिटी दिखाता था। सिया ने अग्री किया कि किसी को नहीं बताएगी। बताऊंगी नहीं, उसने सोलमली नोट किया। कुछ क्षण की साइलेंस। मुझे लगा सिया कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन तुषार ने इंटरवीन किया, हाथ मेरा शोल्डर पर रखा। थैंक्स मैन, एम की हेल्प करने के लिए। मैं वरीड था, उसने कहा। हाँ, मैंने वही किया जो कोई करता, मैंने श्रग किया। तुम अच्छे हो आरव, तुषार मुस्कराया। फिर सिया को गाइड किया। हम फिर मिलेंगे? सिया ने वरी के साथ पूछा। अगर स्कूल रिज्यूम हुआ। हाँ, मैंने जोकिंगली कहा। सिया मुस्कुराई, एक्सप्रेशन सॉफ्टन हुआ। हाँ। फिर वो इमोशन छुपाते हुए चली गई। मैं बाहर जाने लगा। मानव रास्ता क्लियर कर रहा था। पर जैसे ही मैं कदम रखा, एक और आवाज ने मुझे रोका। रुको, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूं। मैंने देखा एक स्ट्राइकिंग, प्रेटी डार्क हेयर्ड लड़की, लगभग 1 साल बड़ी। यूनिफॉर्म वही, स्टाइल गॉथिक। लिप्स ग्लॉस्ड ब्लैक, ब्लैक जैकेट, गॉथिक एक्सेसरीज वाले बैग। क्या बकवास कर रही हो रिया? वरुण ने अननॉयड।
रिपीट नहीं करूंगी। मैं जा रही हूं, रिया ने कहा, मेरे पास बढ़ते हुए। सच में मैं चौंका। मेरे पास कीज हैं, कार पीछे सेफली पार्क्ड, उसने कीज दिखाए। वेट, हमें सारी कार्स चाहिए, वरुण अपसेट। तुम अपनी मिशन इम्पॉसिबल प्लान करो, एक कार कम, रिया ने कहा और ग्लांस भी नहीं दिया। वरुण ने उसका हाथ पकड़ा। कहाँ जा रही हो? तुम कौन होते हो पूछने वाले, रिया ने कोल्ड रिप्लाई दिया, हैंड स्लैप करके दूर किया। उस छोटे के साथ मरना चाहती हो या बस उसके लिए लेग्स फैलाना, वरुण स्नियर। फक ऑफ, रिया ने मिडल फिंगर दिखाई और मेरी ओर मुड़ी। चलोगे? हाँ। मैंने फॉलो किया। कार थी तो रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। जिम से बाहर जाने से पहले मैंने लास्ट ग्लांस डाला। सिया मेरी ओर देख रही थी, एक्सप्रेशन कंसर्न। गुड बाय सिया, मैंने सोचा और रिया के पीछे दौड़ा। जिम्नेजियम बिल्डिंग की छाया में कार शांत खड़ी रही, पास के केओस से पूरी तरह अलग। संक्रमित तेज संगीत की रिलेंटलेस धुन से खींचे हुए हमारे पास नहीं आए थे, उनकी पूरी अटेंशन दूसरी ओर लगी थी। चमत्कारिक रूप से फोन में अभी भी काफी बैटरी बची थी और वही संगीत बजा रहा था जो हमें फिलहाल सुरक्षित रख रहा था। रिया धीरे धीरे क्राउच करके आगे बढ़ी, हर कदम में सतर्क ग्रेस थी। उसकी आंखें आसपास की जगह स्कैन कर रही थीं। वह मुझसे मुड़ी और पूछी, ये क्या ओल्ड फैशन म्यूजिक है? मैं उसके पीछे चुपचाप चला, कदमों को साइलेंट रखने की कोशिश करते हुए। मैंने इसे इसलिए चलाया कि उनका ध्यान मुझसे और सिया से हट जाए, मैंने बताया। रिया ने एक आईब्रो उठाया। तुम स्मार्ट है। अगर वह अभी भी जिंदा है तो तुम्हारी वजह से ही है। मैं मॉडेस्टली श्रग किया। हमने एक दूसरे की हेल्प की, मैंने जवाब दिया। फिर रिया ने सवाल पूछा जिसने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। क्या तुमने उसके साथ? उसने ब्लंटली पूछा। मेरे चेहरे पर गहरा ब्लश आया। क्या? रिया ने स्मर्क किया। बुलसाए है ना? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, मैंने जोर देकर कहा, आवाज थोड़ी क्रैकिंग। और जो अंडरवियर तुम्हारे पास थी वह भी उसी की थी, सही? उसने नैरो आईज से पजल जोड़ते हुए कहा। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैंने शुरू किया, पर उसने डिसमिसिव हाथ की लहर से बात काट दी। कोई मैटर नहीं, उसने कहा, हालांकि खुद वह अपने कंक्लूजन में कॉन्विंस्ड थी। मैं एम्बेरस्ड और फ्रस्ट्रेटेड होकर ऑकवर्डली बोला, बस किसी को मत बताना। यह तब हुआ जब हमें लगा हम मरने वाले हैं। उसके पास बॉयफ्रेंड है तो? रिया का एक्सप्रेशन सॉफ्टन हुआ। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आरव, मैंने जवाब दिया। आरव, उसने रिपीट किया, जैसे सुनकर टेस्ट कर रही हो। तुम सच में सोचते हो कि तुम सिया को फिर देखोगे? मैं हेजिटेट किया। मतलब? क्यों नहीं, मैंने पूछा, हालांकि डाउट मेरी आवाज में था। रिया ने साय किया, एक्सप्रेशन सीरियस। वरुण न्यूयॉर्क से कार्स लेकर भागने की प्लानिंग कर रहा है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड उनके साथ जाएगी तो तुम्हें उसे देखने का मौका शायद तभी मिलेगा जब तुम्हारे पास उसे ट्रैक करने का तरीका हो। सिया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने करेक्ट किया, लेकिन उसके शब्दों के सेंटिमेंट को समझ गया। अगर वे शहर छोड़ने वाले हैं तो मुझे नहीं पता वे कहाँ जाएंगे। वे सिर्फ सेफ जगह ढूंढेंगे, इन्फेक्टेड से दूर, अगर ऐसी जगह मौजूद हो। रिया का अलूफ एक्सप्रेशन अनचेंज्ड रहा। उसने फिर कहा, शायद फिर मिलोगे, शायद यह डेस्टिनी है। उसकी टोन ऐसा था कि समझ पाना मुश्किल था कि वह सीरियस है या नहीं। मैं थोड़ा टेकन अबैक हुआ। मैंने तुम्हें डेस्टिनी में विश्वास करने वाला नहीं सोचा था, मैंने कहा। रिया की गेज शार्पन हुई। हम पहले मिले हैं? मैंने सिर शेक किया,
कंफ्यूजन के साथ। नहीं, लगता नहीं। फिर क्यों बोल रहे हो जैसे हम पुराने एक्वेंटेंसेस हैं? उसने पूछा। मेरा भूल, मैंने साय किया। रिया सच में थोड़ी वियर्ड थी। मैं उसके गोट स्टाइल कपड़ों पर नजर डालकर क्यूरियोसिटी से चुप नहीं रह सका। हम उसके डेस्टिनेशन के करीब पहुंचे। स्ट्रीट लाइट्स ने लंबी शैडोज डाल रखी थीं। एक स्लीक रेड सेडान लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी थी। डिम लाइट में भी पेंट चमक रही थी, केओस के बावजूद। रिया कीज अपने जैकेट पॉकेट से निकाली और ड्राइवर साइड पर पहुंची। लॉक का सॉफ्ट क्लिक अनयूजुअली लाउड लगा। वह फ्लूइड ग्रेस से ड्राइवर सीट में बैठी, पर इंजन स्टार्ट करने की बजाय पैसेंजर विंडो से मुझे स्टडी कर रही थी। तुम कार चलाना जानते हो? उसने पूछा। मैं पॉज किया, पैसेंजर डोर हैंडल पर हाथ रखते हुए। हाँ, पर तुम्हें चलाना चाहिए। तुम बेटर हो, कार तुम्हारी है। लॉजिक साउंड लगा। वह व्हीकल की क्वर्क्स, हैंडलिंग, रिस्पॉन्स जानती थी। बिना वार्निंग रिया की कीज हवा में फेंकी और मैंने रिफ्लेक्स से पकड़ ली। तुम चलाओ। राइट? मैं कुछ पल खड़ा रहा, पजल्ड। आर्बिट्रेरी चॉइस नहीं लग रही थी। फिर मैं ड्राइवर सीट पर गया। इंजन स्टार्ट करने से पहले मैंने इंटीरियर देखा। डैशबोर्ड क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड। जीपीएस नया सा। सीट्स लेदर, रियल लेदर। स्टीयरिंग व्हील सॉलिड और एक्सपेंसिव फी। सब कुछ बताता था कि रिया पैसे वाली या एक्सेस वाली थी। प्लान क्या है? मैंने पूछा, मिरर्स और सीट एडजस्ट करते हुए। रिया ग्लव कंपार्टमेंट में सर्च कर रही थी। पहले तुम्हारी माँ देखनी है, सही? उसने बिना देखे कहा। मैं थोड़ा चौंका। हाँ, लेकिन तुम्हारा क्या? मैंने क्यूरियोसिटी से पूछा। सभी के पास लोग होते हैं जिन्हें केयर करते हैं, है ना? कुछ समय तक रिया साइलेंट रही। फिर उसने ओल्ड फैशन पेपर मैप निकाला, बिटर स्माइल के साथ। तुम अपने परिवार को चेक नहीं करना चाहती? मैंने जेंटली पूछा। शायद मर चुके हैं। मैं अपना टाइम और लाइफ वेस्ट नहीं करूंगी। वर्ड्स फ्लैट और इमोशनलेस। उसकी कैजुअल टोन मुझे स्टंट कर गई। सैडनेस, फियर, डिनायल की उम्मीद थी, पर यह कोल्ड प्रैग्मेटिज्म कुछ और था। मैंने सोचा, उसका फैमिली रिलेशनशिप कैसा था? डिस्टेंट, एब्यूसिव, या कोपिंग का तरीका? मेरी फीलिंग्स अपने पिता के बारे में सरफेस्ड। मैं पार्शियल समझ गया कि वह क्या कहना चाहती थी। अगर किसी ने बताया कि मेरे पिता मर गए, शायद मैं ज्यादा फील नहीं करता। पर माँ, वह सब कुछ थी। ठीक है, पहले मेरी माँ, मैंने कहा और कार हेडलाइट्स ऑन किया। बीम डार्कनेस में पार्किंग लॉट इल्यूमिनेट किया। इग्निशन टर्न किया, इंजन क्वाइट हम के साथ चल पड़ा। रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन था, काफी बड़ा बात। बी केयरफुल। रात है, गेम नहीं। इन्फेक्टेड्स से पर्पसफुली मत टकराओ, रिया ने वॉर्न किया, पर टोन में हल्की अम्यूजमेंट थी। मैंने ग्रिम थॉट कंसिडर किया, जोकिंगली, कार से इन्फेक्टेड पर प्लाव करने का। इंजन होल्ड करेगा। कितने टेक आउट कर सकते हैं? रिया ने एक्सप्रेशन पढ़ा और एग्जास्परेटेड हेड शेक किया। यू बॉयज आर ऑल दी सेम। कम ऑन, मैंने ग्रिन के साथ प्रोटेस्टेड। मैं रेकलेस नहीं हूं। हम स्ट्रीट्स पर निकले। मैं राउट जानता था। अपार्टमेंट एक्सपेंसिव एरिया में नहीं, पर वर्स्ट एरिया में भी नहीं। मदर ने सेफ्टी, अफोर्डेबिलिटी और कैंपस प्रॉक्सिमिटी बैलेंस किया था। ठीक ठाक जगह। स्ट्रीट्स एरिली क्वाइट। हेडलाइट्स अबैंडन्ड कार्स, ब्रोकन विंडोज, डेब्री कैच कर रही थी। हर ब्लॉक पर केओस के एविडेंस, ओवरटर्न्ड ट्रैश कैंस, डार्क स्टेन्स, शायद ब्लड, ओकेशनल शैम्बलिंग फिगर। अब बता सकते हो अगले कहाँ जाना है? मैंने पूछा,
फिर पैनिक स्पाइक हुआ। वेट, तुम्हारा प्लान मेरे कार से उतरते ही मुझे डिच करना नहीं है। कार एक्सेस खोना और रिया की कंपनी खोना, स्टमक क्लेंच। कार लाइफ सेविंग हो सकती थी। रिया ने आईब्रो उठाया, स्मर्क। कार मेरी है, मैं जो चाहूं करूंगी, सही। लेग्स डैशबोर्ड पर कैजुअली। राइट, मैंने मटर्ड। आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। शी जेनरस थी कार अलाउ करने में। साइलेंस स्ट्रेच्ड। फिर रिया बोली, जोकिंग, आई वोंट अबैंडन यू। फिर शार्प विट, मुझे मीट शील्ड चाहिए, बस इन केस। मोरबिड ह्यूमर में भी स्माइल। रिफ्रेशिंग एटीट्यूड। क्वाइट टंग ऑन यू, मैंने कहा। ज़ॉम्बी अपकलिप्स में भी केयर फ्री एटीट्यूड एडमायर करता हूं। रिया मैप देख रही थी, एस्केप राउट्स ट्रेस करते हुए। और तुम, उसने काउंटर किया। तुम काम क्यों हो वर्ल्ड एंडेड होने के बावजूद? मैं कंसिडर किया। न्यूज़पेपर ब्लो अक्रॉस एम्प्टी स्ट्रीट। मैं अलोन नहीं हूं। वरुण सब हैंडल कर रहा। हीज नेचुरल लीडरशिप है। स्केयर्ड लोग सेफ फील करते जब वो हैंडल करता। सैक्रिफाइसिंग डिसलाइक, ट्रूथ एडमिट किया। रिया शॉर्ट डिराइसिव लाफ। वो, प्लीज, टेरिफाइड है, ईगो नहीं दिखने देती। ऑडियंस हटाओ, क्रम्बल। ब्रूटली एक्यूरेट। वर्ंट यू विथ हिज ग्रुप, मैंने पूछा। कुछ आवर्स मैक्स। जिम में थी पहले। ऑर्डर्स नहीं लेती। वन्ना बी अल्फा मेल से नहीं। इंडिपेंडेंस कोडेड इन डीएनए। ड्राइव 15 मिनट्स। अबैंडन्ड कार्स, डार्क स्टोर फ्रंट्स, ओकेशनल शैम्बलिंग फिगर। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स दिखा, हार्ट संक। मेन एंट्रेंस पर इन्फेक्टेड वॉन्डरिंग। अंडरग्राउंड पार्किंग, मैंने मटर्ड। की कार्ड पॉकेट में। गराज से एंट्री कर सकते हैं। गराज क्लियर। कार्ड स्वाइप, गेट मैकेनिकल ग्रोन। अंडरग्राउंड डिसेंडेड। पार्किंग ऑलमोस्ट एम्प्टी। इम्प्लीकेशन क्लियर, पीपल फ्लेड या नहीं पहुंचे। स्पॉट नियर एलिवेटर। engine off. Silence oppressive. Hands shaking, surroundings check. Fluorescent lights, shadows cast. I'll be back, मैंने कहा। Riya settled, eyes scanning. Be quick, edge in voice. मैं बाहर निकला, बॉक्स कटर हाथ में। ब्लेड 2 इंचेस, शार्प। हैंड ट्रेम्बलिंग। पार्किंग गराज टूम क्वाइट। Footsteps echo. Elevator back corner. Empty spaces, hiding spots. Shirt sticky with sweat. Call button press. Wall against, box cutter raised. Elevator whir slowly. Floor ding. Doors open. Elevator empty, लेकिन evidence भरपूर. Walls smeared blood. Handprints mirrors पर, कुछ बच्चों के. Floor sticky, dark stains. Stomach lurched, forced step inside. Third floor button elbow से. Floors slowly, blood walls close in. Metallic smell. Second floor. Shudder. Heart-stopping moment. Broken? नहीं. Doors finally open, familiar hallway, third floor. माँ के बिना. दूसरी मंजिल। लिफ्ट हल्का सा झटका खा गई और एक दिल धड़कने वाली घड़ी के लिए मुझे लगा कि यह टूट सकती है, मुझे इस धातु के ताबूत में फंसा सकती है। लेकिन फिर यह ऊपर बढ़ी और अंततः दरवाजे खुले और मैं तीसरी मंजिल की परिचित हॉलवे में प्रवेश कर सका। लिफ्ट के दरवाजे जैसे ही खुले, मैं तुरंत बाहर नहीं निकला। इसके बजाय मैं दीवार के पास दब गया और किसी भी खतरे की आवाज सुनने के लिए अपने कान तेज कर दिए। हॉलवे मेरे सामने फैला हुआ था, उतने ही तेज फ्लोरेसेंट लाइट्स से रोशनी में, जितनी पार्किंग गैरेज में थी,
लेकिन मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था यहाँ की खामोशी। न कोई कदमों की आवाज, न कोई कमजोर कराह या गर्जना, न जीवन की कोई ध्वनि। लगभग अनंतकाल प्रतीत हुए, लेकिन शायद केवल 30 सेकंड। मैंने अंततः अपनी रोकी हुई सांस छोड़ी और कॉरिडोर में कदम रखा। इस मंजिल पर केवल 4 अपार्टमेंट थे, मेरा, हॉल के सामने मिसेस चेन का, और दूर के छोर पर एक युवा जोड़ा जिनके नाम जानने की मैंने कभी जरूरत नहीं समझी। यह हमेशा एक शांत मंजिल रही थी, ऐसी जगह जहां पड़ोसी सम्मानपूर्वक सिर हिलाते थे, लेकिन मौसम के अलावा ज्यादा बात नहीं करते थे। अब यह पूरी तरह से अलग वजहों से शांत था। जैसे ही मेरे पैर कारपेटेड हॉलवे पर पड़े, मैंने उन्हें देखा, लिफ्ट से विभिन्न अपार्टमेंट दरवाजों तक गीले, काले निशान। कुछ स्पष्ट रूप से मानव थे, लेकिन कुछ खींचे हुए थे, जो मेरी रूह को कांपने पर मजबूर कर रहे थे। बेस दीवारें जंग जैसी भूरे धब्बों से सनी थीं, सिर्फ रक्त ही हो सकता था, और कुछ जगहों पर मैं हाथों के निशान देख सकता था, जैसे किसी को दीवार से दबाया गया हो और संघर्ष करते हुए फंसा हो। मेरे पैर शीशे की तरह भारी लग रहे थे, जैसे मैं उस भयानक निशान का पीछा करता चला गया, यह जानते हुए कि यह मुझे कहाँ ले जाएगा। हर कदम मुझे अपार्टमेंट 3B, मेरे घर की ओर ले जा रहा था, वह जगह जहां मैंने पिछले 3 साल बिताए थे, जहां मेरी माँ और मैंने तलाक के बाद अपना छोटा लेकिन अनमोल घर बनाया था। जब मैं अपने दरवाजे तक पहुंचा, तो मेरी सबसे बुरी आशंकाएं सच हो गईं। एक खूनी हाथ का निशान परिचित हरे रंग की पेंट पर फैला था, उंगलियां इस तरह फैली हुई थीं जैसे आखिरी हताश कोशिश में किसी चीज को पकड़ने की। निशान छोटा और नाजुक था, स्पष्ट रूप से स्त्री का। नहीं नहीं नहीं। शब्द मेरे मुंह से फूट पड़े क्योंकि घबराहट मेरे सीने में चढ़ने लगी। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मुझे 3 बार कोशिश करनी पड़ी कि कुंजी लॉक में डाल सकूं। जब दरवाजा अंततः खुला, तो रक्त की धात्विक गंध मुझे जैसे शारीरिक झटका दे गई। मैं अंदर कदम रखा और तुरंत पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। लिविंग रूम, जो हमेशा मेरी माँ की शान और खुशी का प्रतीक रहा, सावधानी से सजे तकियों और पारिवारिक फोटो के साथ, अब पूरी तरह अस्तव्यस्त था। कॉफी टेबल उल्टा पड़ा था, मैगजीन और किताबें फर्श पर बिखरी हुई थीं। हल्के पीले दीवारों पर गहरे धब्बे थे, और कालीन पर खींचे निशान पीछे की ओर अपार्टमेंट के कमरे तक जा रहे थे। माँ, मैंने संकोच से पुकारा। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा छाती फट जाएगी। हर सांस ऐसे थी जैसे मैं डूब रहा हूँ, फेफड़े भारी और गलत हवा से भरे हुए। मुझे पता था मैं क्या पाएगा, लेकिन मन का कोई न कोई भाग बार बार कह रहा था कि शायद वह कहीं छुपी हुई हो, शायद घायल हो पर जिंदा हो, शायद उसे बचाने का समय अभी भी है। मैंने अपने पैरों को मजबूर किया, तबाही के निशानों का पीछा करते हुए माँ के बेडरूम की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला हुआ था, अजीब कोण पर लटका हुआ, जैसे किसी ने जोर से ताकत लगाकर इसे खोला हो। माँ, यह मैं, रायन। तुम ठीक हो? मैंने सभी स्टेल्थ छोड़ दी और दरवाजा जोर से खोला। कमरा खाली था। उनका बिस्तर बिखरा हुआ, कंबल मुड़े और धब्बेदार, लेकिन उनकी कोई निशानी नहीं थी। एक पल के लिए आशा मेरे सीने में जगी। शायद वह भाग गई हो, शायद वह इमारत के किसी और हिस्से में छुपी हो, शायद। पीछे से एक कमजोर, असामान्य आवाज ने मेरे शरीर के हर बाल को खड़ा कर दिया। मैं धीरे धीरे मुड़ा। हर इंस्टिंक्ट मुझे भागने को कह रही थी, और मैं अपने सबसे भयानक नाइटमेयर का सामना कर रहा था। मेरी माँ दरवाजे में खड़ी थी, लेकिन अब वह सच में मेरी माँ नहीं थी। जिसने मुझे पाला, जिसने मुझे बेड टाइम कहानियां पढ़ी, स्क्रेप्ड नीज पर पट्टी बांधी और मुझ पर विश्वास किया, वह चली गई थी। उसकी जगह पर कुछ ऐसा था जिसने उसका चेहरा ग्रोटेस्क मास्क की तरह पहना हुआ था। जो चीज मेरी माँ थी,
वह फटे मांस और उजागर हड्डियों का एक ध्वंस था। उसकी त्वचा ने एक रोगी धूसर रंग लिया था। ऐसा लगता था जैसे वह गंदे पानी में डूबी हो। उसके पेट का आधा हिस्सा गायब था। अंदर का अंधेरा कैविटी दिखाई दे रहा था। हाथ और गर्दन पर बाइट मार्क्स थे, कुछ इतने गहरे की हड्डी दिखाई दे रही थी। लेकिन उसकी आंखें मेरे दिल को तोड़ रही थीं। वे वही गर्म भूरी थीं जो मुझे याद थीं, पर अब उनमें केवल निरर्थक भूख थी। उसने मेरी ओर देखा और एक कमजोर खड़खड़ाती गर्जना की। मां शब्द टूटी हुई आह में निकल गया। वह मेरी ओर बढ़ने लगी, वही खींचते हुए कदम की चाल जो मैंने अन्य इन्फेक्टेड में देखी थी। एक टखना स्पष्ट रूप से टूटा हुआ था, अननेचुरल एंगल में, लेकिन उसने सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। मां, यह रायन है, मैंने डेस्परेटली कहा, पीछे हटते हुए जब तक दीवार पीछे न लगी। मां। मैंने अपने कांपते हाथ से पहुंच बनाने की कोशिश की। कुछ हिस्सा अभी भी मानवीय कनेक्शन पर भरोसा करता था। लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां पहुंच में आईं, उसने चौंकाने वाली गति से झपटा और दांत मेरे कलाई के इंचों पर आए। मैंने उसके चेहरे को पकड़ा, हथेली माथे पर रखकर दांतों को रोका। वह दिखने से अधिक मजबूत थी। संक्रमण अपने भयावह वाइटैलिटी के साथ आता है। उसने मेरी पकड़ के खिलाफ डेस्परेट हंगर से संघर्ष किया। उसके उंगलियां अभी भी पॉलिश लगी हुई मेरी छाती पर खुरच गए। मां। क्यों? मैंने रुक रुक कर कहा, आंसू चेहरे पर बहते। मुझे बहुत अफसोस है। मैं यहां नहीं था। मेरा फ्री हाथ बॉक्स कटर तक पहुंचा। मैंने इसे पकड़ लिया। ब्लेड ने हल्की रोशनी पकड़ी, एक छोटा धातु का टुकड़ा जो अचानक असंभव रूप से भारी लगने लगा। मैंने दांत पीसे और हाथ को कांपने से रोकने की कोशिश की। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मां, मैंने फुसफुसाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने आंखें बंद की और एक ही तेज मोशन में ब्लेड उसके गले पर चलाया। उसने भयानक आवाज की, कुछ ग्राउल, कुछ गर्गल, और गहरा रक्त बहने लगा। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। संक्रमण ने उसके शरीर को रेसिलिएंट बना दिया था, जो सामान्य व्यक्ति को तुरंत मार देता। वह लगातार संघर्ष करती रही, अपने क्लॉइंग हाथों से मुझे छूने की कोशिश करती रही। आंसुओं के बीच मैंने बार बार वार किया, हर कट प्रेसाइज और डेस्परेट। अंततः उसकी मूवमेंट्स धीमी होने लगीं, उसकी आंखों में भयानक रोशनी फेड होने लगी। लेकिन वह अभी भी लड़ रही थी। मैंने अपनी बाकी शक्ति इकट्ठी की और उसे बेडरूम विंडो की ओर धकेला। विंडो हमेशा फंसी रहती थी, दोनों हाथों और कंसिडरेबल फोर्स की जरूरत होती थी। अब ग्रीफ और एड्रेनालाइन से वह आसानी से खुल गई। मुझे माफ कर दो, मैंने फुसफुसाया और अपनी पूरी ताकत से उसका शरीर खोल से बाहर धकेल दिया। नीचे 3 मंजिल की दूरी से इम्पैक्ट की आवाज गीली और फाइनल थी, जिससे मैं कांप गया। फिर केवल खामोशी थी। मैं वहीं खून से सने कारपेट पर घुटनों के बल गिर गया। मेरा शरीर गहरी सॉब्स में टूट गया। ग्रीफ फिजिकल था, सीने पर कंक्रीट की तरह दबाव डाल रहा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया। 5 मिनट तक मैं वहीं घुटनों के बल रहा और पूरी तरह टूट गया। माँ के लिए रोया, हमारे बनाए जीवन के लिए, सभी कॉन्वर्सेशंस और मोमेंट्स के लिए जो अब कभी नहीं होंगे। और खुद के लिए रोया, यह महसूस करते हुए कि मैं अब सच में अकेला था। जब आंसू बंद हुए, मैंने हिम्मत जुटाई और अस्थिर पैरों पर खड़ा हुआ। कमरे के उस पार माँ के ड्रेसर पर 10वें जन्मदिन की फ्रेम्ड फोटो थी। उसमें वह मेरे पास घुटनों पर थीं। मैं होममेड चॉकलेट केक पर मोमबत्तियां बुझा रहा था, उनका हाथ मेरे सिर पर, दोनों खुश और सरल मुस्कान के साथ।
मैंने फ्रेम उठाया और लंबा समय तक देखा, उसकी मुस्कान, उसकी खुशी को याद करते हुए। फिर मैंने केयरफुल तरीके से बैग हटाया और फोटोग्राफ निकालकर धीरे से मोड़ा, अपने शर्ट पॉकेट में हृदय के ऊपर रखा। मेरा प्रैक्टिकल माइंड, जो इंक्रीजिंगली सिडनी की तरह बोल रहा था, याद दिला रहा था कि मैं ग्रीफ में नहीं रह सकता। सप्लाइज इकट्ठा करना और कार की ओर लौटना था। मैंने हॉल क्लोजेट में एक पुराना हाइकिंग बैकपैक पाया और मेथोडिकली भरना शुरू किया। साफ कपड़े, फर्स्ट एड सप्लाइज, इमरजेंसी किट से पानी की बोतलें, किचन से नॉन पेरिशेबल फूड, ग्रैनोला बार्स, कैंड सूप। किचन ड्रॉअर से बड़ा कार्विंग नाइफ लिया, जो मेरी माँ हॉलिडे डिनर्स में इस्तेमाल करती थीं। यह बॉक्स कटर से कहीं बेहतर था। जाने से पहले मैंने एक लक्ष्य लिया जिसे रैशनल माइंड खतरनाक मान रहा था, शॉवर। गर्म पानी ने मुझे शुद्ध किया और कुछ मिनटों के लिए मैं नॉर्मल दिन की तैयारी का नाटक कर सकता था। मैंने फ्रेश क्लोथ्स पहन ली, जीन्स, डार्क टी शर्ट, स्टर्डी बूट्स जो माँ ने हाइकिंग ट्रिप्स के लिए खरीदे थे। जब तैयार हुआ, मैंने एक आखिरी नज़र अपार्टमेंट पर डाली जो हमारा घर था। हर कमरे में यादें थीं, किचन जहां माँ ने खाना सिखाया, लिविंग रूम जहां टेरिबल मूवीज देख हंसे, बेडरूम जहां उसने मुझे कंफर्ट किया। यह हमारी सुरक्षित जगह थी, दुनिया की हॉस्टिलिटी से रेफ्यूज। तलाक के बाद जब सिर्फ हम दोनों थे, उसने प्यार और डिटर्मिनेशन से इसे घर बनाया। अब यह सिर्फ एक और कब्र था, शहर में कई में से। मैंने दरवाजा बंद किया और कुंजी हॉलवे पर गिरा दी। मैं वापस नहीं आऊंगा। पहली मंजिल के पड़ोसी। मेरे अपार्टमेंट का दरवाजा बंद होने की धात्विक आवाज खाली हॉलवे में गोलियों जैसी गूंज रही थी। जैसे ही मैं लिफ्ट की ओर बढ़ा, मेरे कदम वॉर्न कारपेट पर खोखले लग रहे थे। पर वह परिचित डिंग कभी नहीं आया, जो आमतौर पर लिफ्ट के आने की सूचना देता था। मैंने कॉल बटन फिर से दबाया, इस बार ज्यादा जोर से, लेकिन कुछ भी नहीं। बिल्कुल, मैंने बुदबुदाया, शब्द कड़वे स्वाद वाले। यह अभी कुछ पल पहले काम कर रहा था, और ठीक उस समय यह क्रैश हो गया जब मुझे इसकी सबसे जरूरत थी। सीढ़ियों का दरवाजा अपनी काजों पर कराह रहा था जब मैंने इसे खोला। सामने कॉरिडोर की सीढ़ियां छायाओं में उतर रही थीं। यहाँ की हवा ठंडी और भारी थी, उसमें मिल्ड्यू और कुछ और अजीब गंध थी जिसे मैं पहचानना भी नहीं चाहता था। मेरा हाथ ठंडी धातु की रेलिंग पर पड़ा और मैंने नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ मेरे सीने में खालीपन और बढ़ता गया। यह एक खोखली, चुभती हुई भावना थी जो उस क्षण से जड़ें जमा चुकी थी जब मैंने अपनी माँ की आंखों को खाली देखा, जब मुझे एहसास हुआ कि वह महिला जिसने मुझे पाला, मुझे सुरक्षित रखा और मुझसे बिना शर्त प्यार किया, वह हमेशा के लिए चली गई थी। जो चीज उसकी जगह ले रही थी, वह हड़बड़ाती, बेहोश प्राणी, वह उसकी माँ नहीं थी। वह नहीं हो सकती थी। मेरी उंगलियां अनजाने में मेरी चेस्ट पॉकेट की ओर बढ़ी, तस्वीर की तेज किनारों को कपड़े महसूस करते हुए। तस्वीर को मैंने अनगिनत बार पकड़ रखा था, छुआ था, उससे शक्ति ली थी। मेरी और माँ की तस्वीर, पिछली गर्मियों में बीच पर, हम दोनों हंस रहे थे, कुछ ऐसा जिसकी याद अब भी नहीं रही। उसकी बाह मेरे कंधों पर, उसकी मुस्कान सच्ची और गर्म। यही वह माँ थी जिसे मैं याद रखना चाहता था, न कि वह भय जो उसके अंतिम पलों में उसे बदल गया। इस सोच ने एक परिचित अंधेरा मेरे साथ ला दिया, जिसे मैं सालों पहले पीछे छोड़ने की उम्मीद करता था। हमेशा यही पैटर्न नहीं होता। अच्छे लोग, जो वास्तव में मायने रखते हैं, हमेशा पहले गिरते हैं। वहीं दुनिया के परजीवी आराम से अपनी जिंदगी जीते रहते हैं, जबकि बेहतर लोग पीड़ित होते हैं। मेरा नीच पिता शायद कहीं सुरक्षित अपने नए परिवार के साथ छुपा हुआ था, उस महिला के साथ जिसके लिए उसने हमें छोड़ दिया, और शायद मेरी माँ के तलाक के पीछे एक और कारण।
मैं शर्त लगा सकता हूं कि वह अभी भी सांस ले रहा होगा, हंस रहा होगा, दिखावा कर रहा होगा कि वह अच्छा इंसान है, जबकि मेरी माँ जैसी लोगों ने अंतिम कीमत चुकाई। क्रोध धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे सूखी लकड़ी में आग पकड़ रही हो। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे नाखून हथेलियों में घुस रहे थे जब मेरे हाथ मुट्ठियों में बंद हुए। ये विचार, नफरत और निराशा का यह विशैला चक्र, मैंने सोचा था कि मैंने इसे जीत लिया। तलाक के बाद जब सिर्फ माँ और मैं थे, मुझे शांति मिली थी। उसने मुझे दिखाया कि दुनिया में अभी भी सुंदरता है, उम्मीद रखने और लड़ने के कारण हैं। लेकिन अब जब वह चली गई, वह सावधानी से बनाई गई आशावादिता टूट रही थी, उसके नीचे हमेशा से छुपी कड़वी निराशावादिता सामने आ रही थी। मैंने तीसरी और दूसरी मंजिल के बीच की लैंडिंग पर रुककर कॉरीट की दीवार से खुद को संतुलित किया। सतह ठंडी और खुरदरी थी, जो मुझे वर्तमान में स्थिर रख रही थी। मैं इन विचारों में खो नहीं सकता था, अब नहीं। जब मुझे तेज जीवित रहना था, अगर मेरे लिए नहीं तो कम से कम माँ के लिए। जैसे ही मैं नीचे बढ़ा, नीचे से एक आवाज आई, एक गहरी, गरजती गर्जना जिसने मुझे तुरंत सचेत कर दिया। कई आवाजें उस भयानक संगति में जो मैं पहचान चुका था। संक्रमित पास थे। मैंने अपनी चाल धीमी कर दी, हर कदम सावधानी से रखा ताकि शोर कम से कम हो। गर्जने की आवाज पहली मंजिल से आ रही थी, स्टेयरवेल दरवाजे के बाहर हॉलवे में गूंज रही थी। फिर मैंने कुछ और सुना, इंसानी आवाजें, हताशा और आतंक के साथ। सिस प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकती। दूर रहो रेबेक्का, मेरे लिए अब खत्म हो गया। बस दूर रहो। यह आवाज बड़ी थी। यहां अभी भी लोग जिंदा थे। मैं पहली मंजिल की लैंडिंग तक पहुंचा और हॉलवे के दरवाजे की ओर धीरे धीरे बढ़ा। मेरा दिल सीने से टकरा रहा था, लेकिन मुझे पता करना था कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे, सावधानी से, मैंने दरवाजा इतना खोला कि अंदर झांक सकूं। हॉलवे मेरे सामने फैला, इमरजेंसी लाइट्स की धुंधली लाल रोशनी में। तीन संक्रमित दरवाजे के पास दबे थे, कॉरिडोर के आधे रास्ते पर अपार्टमेंट 1C, दीवार पर फीके नंबर के अनुसार। लेकिन ये अब इंसान नहीं थे। संक्रमित बहुत शोर कर रहे थे, उनकी गरज और खुरचाई दीवारों से गूंज रही थी। जो कुछ भी उस अपार्टमेंट में हो रहा था, ये प्राणी उसकी ओर आग की तरह खींचे जा रहे थे। मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकता। हम रास्ता ढूंढ लेंगे, प्लीज मत करो। अब कोई विकल्प नहीं बचा रेबेक्का। मैं महसूस कर सकती हूं कि हो रहा है। मैं मैं उन चीजों में से नहीं बनूंगी। मेरे दिमाग में सब चीजें साफ हो गईं। किसी को काटा गया था, कोई बदल रहा था, और वे अपने प्रियजन को ट्रांसफॉर्मेशन देखने से बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं पीछे हट जाना चाहिए था। ये लोग अजनबी थे। मैं उनके नाम भी नहीं जानता था। वर्षों तक एक ही बिल्डिंग में रहने के बावजूद उनसे कभी बात नहीं हुई। इस नए दुनिया में खुद के लिए देखभाल करना ही जीवित रहने का तरीका था। लेकिन मैं हिल नहीं सका। शायद मेरी माँ के अंतिम पलों की याद, शायद उसे बचा न पाने का अपराध बोध, या शायद मेरा स्टबर्न हिस्सा जो पूरी तरह से मानवता खोने नहीं देना चाहता था। किसी भी वजह से मैं उन तीन संक्रमितों को भागने के बजाय कैलकुलेटिंग नजरों से देख रहा था। 3, अगर मैं चालाक रहा तो मैनेजेबल। अगर मैं अपनी एबिलिटी सही इस्तेमाल करूं। मैंने अपनी बाईं हाथ की ओर देखा, आरग्लास टैटू पर। ठीक है, 10 सेकंड, इतना ही समय था, लेकिन अगर मैं इसे समझदारी से इस्तेमाल करूं तो पर्याप्त हो सकता था। गहरी सांस लेकर मैंने अपनी उंगली फर्मली आरग्लास के बीच दबाई। दुनिया रुक गई।
संक्रमित बीच में ही जम गए, उनकी क्लॉस दरवाजे से कुछ इंच ऊपर। मैं स्टेयर वेल दरवाजे से बाहर बढ़ा और तेजी से, लेकिन सावधानी से हॉलवे में चला। संक्रमित अधिक भारी थे जितना दिख रहे थे। मृत्यु ने उनके शरीर को घना और अव्यवस्थित बना दिया। मैंने पहले को कंधों से पकड़कर दरवाजे से दूर किया। कितनी मेहनत लगी, यह देखकर चौंक गया। शरीर मेरे हाथों में गलत लग रहा था, ठंडा और सख्त, जबकि वह अभी कुछ क्षण पहले हिल रहा था। एक एक करके मैंने उन्हें स्टेयर वेल की ओर खींचा। पहला मैंने सीढ़ियों के शीर्ष पर रखा, समय फिर से चालू होने पर गिरने के लिए तैयार। दूसरा जल्दी शामिल हुआ, लेकिन तीसरा फ्रोजन स्टेट में भी लड़ रहा था। हर कदम पर उसका वजन बढ़ता लग रहा था। जब सभी तीन को स्थानांतरित कर दिया और गिरने के लिए तैयार किया, मुझे फैमिलियर तंगाहट महसूस हुई। मेरा समय लगभग खत्म हो रहा था। मैं स्टेयर वेल दरवाजे की ओर भागा और इसे बंद कर दिया जैसे ही आरग्लास पूरा हुआ। समय एक लहर की तरह वापस आया। तीन शरीरों के कंक्रीट की सीढ़ियों पर गिरने की आवाज स्टेयर वेल में गूंज रही थी, साथ में कंफ्यूज्ड ग्राउल्स और इम्पैक्ट की गीली आवाज। मैंने अपने पीठ दरवाजे से दबाई, गहरी सांस लेते हुए आवाज बिल्डिंग की गहराई में फेड होने तक सुनी। हाँ, यह जितना सोचा था उतना कठिन नहीं था। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। वे भारी लग रहे थे, फिर भी मैंने इसे आसानी से किया। मैंने सिर हिलाया। हॉलवे अब शांत था। मैंने कुछ और सेकंड इंतजार किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संक्रमित वापस नहीं आएंगे। फिर अपार्टमेंट 1C के पास गया। मैंने धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक दी। हाँ, मैंने धीरे से कहा। अक्का कौन? रेबेक्का की आवाज में शॉक और डिसबिलीफ था। वह दरवाजे के पास आ रही थी, शायद यह सुनने के लिए कि वास्तव में उसने इंसानी आवाज सुनी है। इतना समय केवल असामान्य ग्राउल्स सुनने के बाद मेरी मौजूदगी असंभव लग रही थी। मेरा नाम रायन है। मैं ऊपर रहता हूं। मुझे पता चला कि तुम मुश्किल में हो। दरवाजे के अंदर लंबे समय तक चुप्पी रही। मैं लगभग महसूस कर सकता था कि रेबेक्का यह प्रोसेस कर रही थी, यह तय करने की कोशिश कि मैं असली हूं या निराशा ने उन्हें हैल्यूसिनेशंस की ओर धकेल दिया। संक्रमित, रेबेक्का फुसफुसाई। वे दरवाजे के बाहर थे। हम उन्हें सुन सकते थे, लेकिन अब वे चले गए हैं, मैंने आश्वासन दिया। कम से कम अभी के लिए। तुम दोनों ठीक हो वहां? नहीं, रेबेक्का की आवाज पूरी तरह टूट गई। उस सिलेबल में रॉ दर्द था, जिसने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं दरवाजे के पास और करीब गया। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बहन रेबेक्का के शब्द टूटते हुए सांसों के बीच आए। उसे काट लिया गया और उसने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। वह मुझे अंदर नहीं आने देगी, मेरी मदद नहीं करने देगी। उसने कहा। उसने कहा कि वह खुद को खत्म कर देगी इससे पहले कि वह बदल जाए। उसे काटे कितने समय हुआ? मैंने तुरंत पूछा। संक्रमितों के मामले में समय सब कुछ था। कभी लोगों के पास घंटे होते थे, कभी मिनट। अगर हम भाग्यशाली हैं। मुझे ठीक से नहीं पता। शायद आधा घंटा, शायद ज्यादा। रेबेक्का ने पैनिक में चिल्लाया। वह देखना चाहती थी कि क्या हम बिल्डिंग से निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं, लेकिन जब हमने दरवाजा खोला, वहां वही चीज थी। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और फिर उसने मुझे अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। 30 मिनट अभी भी समय सीमा में हो सकते थे। यह निर्भर करता था कि काट कितना गहरा था, कहाँ था, और दर्जनों अन्य फैक्टर्स जो मैं पूरी तरह नहीं समझता। ध्यान से सुनो, मैंने कहा। क्या तुम मुझे अंदर आने दोगी? शायद हम कुछ कर सकते हैं,
उसे मदद करने के लिए। उसके बाद की चुप्पी अनंतकाल जैसी लगी। मैं दरवाजे के उस पार इंटरनल डिबेट सुन सकता था। इस नई दुनिया में किसी अजनबी पर भरोसा करना जानलेवा हो सकता है, या उसकी बहन को अकेले मरने देना। मुझे पता है यह कठिन है, मैंने जारी रखा, अपनी हथेली ठंडी लकड़ी पर रखकर। मुझे पता है तुम मुझे नहीं जानती, और मुझे पता है कि किसी पर भरोसा करना कितना खतरनाक है। लेकिन मेरे एक दोस्त को भी काट लिया गया था, बस एक दिन पहले। वह बच गई क्योंकि काट गहरा नहीं था, मेजर ब्लड वेसल में नहीं था। शायद तुम्हारी बहन के लिए अभी भी उम्मीद है। कृपया कम से कम मुझे मदद करने दो। यह स्पष्ट रूप से झूठ था। चुप्पी बढ़ी, केवल रेबेक्का की ओकेजनल स्निफल्स और बिल्डिंग की गहराई में किसी चीज की आवाज के साथ टूटती। अंततः जो ऐसा लग रहा था जैसे घंटों हो गए हों, लेकिन शायद केवल 1 या 2 मिनट, मैंने मल्टीपल लॉक्स खुलने की हल्की क्लिक सुनी। दरवाजा केवल इतना खुला कि अपार्टमेंट का एक हिस्सा दिखाई दिया, और उसके पीछे खड़ी लड़की। रेबेक्का उस तरह खूबसूरत थी जैसे ट्रेजेडी लोगों को खूबसूरत बना देती है। उसका दर्द इतना रॉ और इमीडिएट था कि उसके चेहरे की फीचर्स और जीवंत लग रही थीं। वह मेरी उम्र से शायद 1 या 2 साल छोटी लग रही थी। हल्की ऑबर्न बाल, स्टाइलिश पिक्सी कट, चेहरा परफेक्टली फ्रेम कर रहा था। उसकी आंखें स्ट्राइकिंग हजेल ग्रीन थी, जो लाइट के अनुसार रंग बदलती लग रही थीं, पर अब वे रोने से लालसीद और सूजी हुई थीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा था, वह बड़ा किचन नाइफ था जिसे उसने दोनों हाथों से पकड़ा था, सीधे मेरे सीने की ओर पॉइंटिंग। यह वही हैवी क्लीवर था जो मोटा मांस और हड्डी काटने के लिए इस्तेमाल होती है, और उसके आंसुओं और स्पष्ट इमोशनल स्टेट के बावजूद उसकी पकड़ स्टेडी और सीरियस थी। मजाक मत करो, उसने कहा, मुझे तीव्र इंटेंसिटी से घूरते हुए। प्रभाव थोड़ा कमजोर हो गया था क्योंकि उसकी स्वोलन आइज और ताज़ा आंसू अभी भी थे। मैंने तुरंत हाथ उठाए, हथेलियां बाहर यूनिवर्सल सरेंडर जेस्चर में। मैं बस तुम्हारी बहन को चेक करना चाहता हूं, मैंने धीरे से कहा, अपनी आवाज नॉन थ्रेटनिंग रखते हुए। मैं किसी को चोट पहुंचाने यहां नहीं हूं। रेबेक्का, यह कौन है? आवाज अपार्टमेंट के अंदर बंद दरवाजे के पीछे से आई, संभवतः बेडरूम से जहां उसकी बहन ने खुद को बंद किया था। आवाज में कुछ परिचित था, जो मेरी याददाश्त की किनारों पर टिक कर रहा था। स्वर दर्द और संघर्ष के कारण स्ट्रेन्ड था, लेकिन इसके नीचे मैंने उस आवाज को पहचाना। मैं रायन ग्रे हूं, मैंने आवाज थोड़ी ऊंची की ताकि अपार्टमेंट में सुनाई दे। मैं तीसरी मंजिल पर रहता हूं। रायन? यह मैं हूं, रेचल। रेचल? बिल्कुल। मैं अब तक इसे क्यों नहीं जोड़ पाया? मैं रेचल को नियमित देखता था, हालांकि हम कभी खास करीबी नहीं थे। वह उन लोगों में से थी जिनसे आप प्रॉक्सिमिटी के कारण कंफर्टेबल अक्वेंटेंस बनाते हैं, एलिवेटर में ब्रीफ कॉन्वर्सेशंस, हॉलवे में पोलाइट नोड्स। वह हमेशा देर रात लौटती थी, लगभग 10 बजे, थकी हुई, लंबे दिन और ज्यादा जिम्मेदारियों की एग्जॉशन के साथ। मैं हमेशा सोचता था कि उसे देर रात बाहर क्या रखता है, उसकी शोल्डर्स इतनी थकी क्यों लगती हैं जब वह अपनी कीज ढूंढती है। अब रेबेक्का को देखकर, स्पष्ट रूप से उसकी छोटी बहन, मैं समझने लगा। माँ ने एक बार कैजुअली मेंशन किया था कि पहली मंजिल की लड़की मल्टीपल जॉब्स कर रही थी, अपनी बहन को प्राइवेट स्कूल में डालने के लिए लिया गया क्रेडिट वापस करने के लिए। उस समय मैंने सोचा कि यह बस नेबरहुड गॉसिप था, लेकिन अब उन्हें देखकर। रेबेक्का ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसने नाइफ उठाए रखा, मेरी हर चाल पर नजर रखी। रायन, प्लीज, रेचल की आवाज फिर से बेडरूम डोर के पीछे से आई, अब कमजोर लेकिन कुछ उम्मीद भरी। प्लीज रेबेक्का को लेकर यहां से निकलो।
वह अब यहाँ नहीं रह सकती। कोई भी अब यहाँ नहीं रह सकता। मैं उसकी आवाज में भरोसा सुन सकता था, किसी परिचित को पाकर राहत, जिस पर वह अपनी बहन को सुरक्षित रखने के लिए भरोसा कर सकती थी। ऐसा विश्वास मैं खुद में महसूस नहीं कर पा रहा था। और तुम? मैंने पूछा। मेरे लिए अब खत्म हो गया, रेचल ने जवाब दिया, और मैं सुन सकता था कि वह अपनी आवाज स्टेडी रखने की कोशिश कर रही थी, मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसकी दुनिया उसके चारों ओर टूट रही थी। मैं महसूस कर सकती हूँ कि हो रहा है। मैं धीरे धीरे खो रही हूँ। कृपया बस रेबेक्का को सुरक्षित किसी जगह ले जाओ। मुझे मत देखने दो कि मैं क्या बनने वाली हूँ। लेकिन रेचल, तुम्हारे लिए अभी खत्म नहीं हुआ। उसको बचाने का तरीका था। मुझे पता था कि था। लेकिन मेथड भरोसा, वल्नरेबिलिटी और इंटीमेसी की जरूरत होगी, जिसे दो अजनबियों को समझाना या जस्टिफाई करना लगभग असंभव लगता था, चाहे परिस्थितियां कितनी भी डेस्परेट क्यों न हो। श्वेत खतरा, व्हाइट थ्रेट, सुरक्षित संस्करण। लेकिन इस काम के लिए मुझे भरोसा, समझदारी और साहस की जरूरत थी, इतनी कि दो अजनबियों को यह समझाना असंभव सा लगे, चाहे हालात कितने भी बुरे हों। मैंने अपने आप को संभालते हुए गहरी सांस ली। मुझे इसे करना ही होगा। अब कोई विकल्प नहीं है। मैंने रेचल के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। मिस रेचल, मैंने धीरे से कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपकी बहन को सुरक्षित बाहर भेज दिया गया है। कृपया मुझे अंदर आने दीजिए। मैं जल्दी करूंगा और हम सभी सुरक्षित बाहर निकलेंगे। दरवाजे के अंदर से लंबे समय तक खामोशी रही। फिर एक हल्की आवाज आई, विश्वास और आशंका के बीच झूलती हुई। रायन, यह खतरनाक है, रेचल की आवाज थी। अगर खतरा बहुत बढ़ा तो मैं तुरंत चला जाऊंगा, मैंने आश्वासन दिया। कुछ पल के बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला। रेचल की झिझक और डर साफ दिख रहा था, पर उसकी आंखों में उम्मीद भी थी। उसका चेहरा थका हुआ और हाथ कांप रहे थे, पर वह देख सकती थी कि मैं यहाँ सिर्फ उसकी मदद करने आया हूँ। मैं तुम्हारी बहन को सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा, मैंने कहा। रेचल ने धीरे धीरे सिर हिलाया। ठीक है, बस उसे सुरक्षित बाहर ले जाओ। उसने विश्वास जताया, लेकिन अब भी डर था। उसकी बहन रेबेक्का ने अभी भी अपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था। मैंने रेबेक्का की ओर देखा और कहा, तुम तैयार हो जाओ, जरूरी सामान ले लो। हम जल्दी निकलेंगे। तुम्हारी बहन सुरक्षित रहेगी। रेबेक्का ने झिझकते हुए सिर हिलाया और कमरे में चली गई। मैं रेचल के पास गया। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझे बस भरोसा करने दो, मैंने कहा। रेचल ने धीरे धीरे दरवाजे के पास खड़ी होकर मुझे देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसकी जान की चिंता उससे बड़ी थी। उसने आखिरकार धीरे से कहा, ठीक है।